अडानी को अगर लगता है, अंबानी को लगता है या प्रशासन को लगता है ना कि भास्कर मिश्रा अकेले है, तो वो उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। हो सकता है कि उस दिन उसको बाहर से फोर्स मंगानी पड़े। सिंगरौली की फोर्स के मात्र 14 सितंबर को काम होने वाला नहीं है। लोग निकल के आए और हर तीसरे दिन चक्का जाम करें, हर तीसरे दिन चक्का जाम हड़ताल करें, ताकि प्रशासन और कंपनी परेशान हो जाए। और मूल उद्देश्य जो हमारा है कि एक्सीडेंट रुके, अलग से रोड बने ट्रांसपोर्टिंग का, और वो बन जाए। कंपनियों को परेशान करके यहाँ की जनता को मिलेगा? अगर कंपनियों से लोगों को रोजगार मिल रहा है और आप कंपनियों को परेशान करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं तो कैसी भाषा है आपकी? एसपी के आंख में मोतियाबिंद हो गया, फूली हो गया, एसपी चोर है, ये मतलब किस तरह की भाषा? आप इतना कैसे बोल लेते हैं? आप ये बताइए। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, आत्महत्या कर लें, एसपी को आप सीधे इस तरह से बोल रहे हैं जो जिले का कप्तान है। आपके साथ 7 लोग जेल जाते हैं, आप पूरा क्रेडिट अकेले लेते हैं। मैंने तो ऐसा कौन सा क्रेडिट लिया? अकेले फूल माला पहन लिए लोग बोल रहे हैं। कर्मियों द्वारा बताया गया कि वहाँ पे संभवतः प्रशासन ने या पुलिस ने, जो भी वहाँ पे फ़ोन करके लगभग 50-60 लोगों की व्यवस्था बनाई गई थी। मतलब उन लोगों को उम्मीद थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन इतने लोग ना करके 6-7 लोग पहुँचे हम लोग। तो हम लोग एक ही जगह थे और बताया ये भी गया कि जो नियम है, जो पहले शुरू में कैदी आते हैं तो जिस बैरक में हम थे 5 नंबर बैरक में, उसी में रहते हैं 1 हफ्ते तक। फिर जब वो थोड़ा माहौल को अडाप्ट कर लेते हैं तब दूसरे बैरकों में उसको भेजा जाता है, नए लोगों को उसमें भेजा जाता है। ऐसा करता रहा। कलेक्टर बनते बनते आप अपराधी कैसे बन गए? क्यों ऐसा, मतलब क्या जुनून सवार हुआ हमको? नहीं, मैं पहली बार FIR कब हुई आपके ऊपर? पहले मेरे पास कम से कम 36, 37, 40 मुकदमे। तो क्या मतलब अर्धशतक तक लगाना है क्या आपको? अभी आप फिर आंदोलन करने वाले हैं? अब देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को जो अच्छा लगता है वो करती है। मुझे जो अच्छा आपको, आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे थे, आपको तो पता है कि हम रोड जाम करेंगे या फिर ये करेंगे तो हमको जेल होगा। निश्चित रूप से। तो फिर मैं बैल मुझे मार वाली, जब 4 लेन सड़क बनने की घोषणा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं तो फिर क्यों आंदोलन करना उसके लिए? पुलिस से आपको डर नहीं लगता है क्या? इस तरह से बातें करते हैं आप तो। देखिए, मेरी व्यक्तिगत किसी से जातीय दुश्मनी नहीं है, न तो एसपी से मेरा कोई व्यक्तिगत पटिया रची हुई है, न हमारी किसी प्रॉपर्टी को उन्होंने लूटा है, ना उनकी प्रॉपर्टी को मैंने लूटा है। हम केवल जनता के मुद्दे पे बोलते हैं। अब भाषा इसलिए ऐसी मजबूरी बोलनी पड़ती है कि सामान्य भाषा में कुछ इनको फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इस भाषा से ही सही कुछ तो इनके अंदर गड़े, क्योंकि इतनी मोटी चमड़ी है ना, उसके अंदर कोई बात जाती ही नहीं है। समझ रहे हैं? कोई धरना बैठ के देख ले, आप भूख हड़ताल बैठ जाओ, मर जाओगे, कोई आने झांकने नहीं आएगा। आपका जो अगला कार्यक्रम अभी जो आप चक्का जाम करने वाले 14 सितंबर को, क्या कुछ रूपरेखा है? क्या करिएगा? साठ गांठ कर लिए अब कंपनी वालों से, कोयला माफियाओं से आप साठ गांठ कर लिए, उसके बाद चुप हो गए। UPSC की तैयारी कर रहा था दिल्ली में और अच्छी परफॉर्मेंस में दिल्ली में रह राजनीति का नहीं क्या? सिंगरौली में आके जेल जाने के लिए, और बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं। 40 धाराएं लगभग रहते हैं, उतने दबंग टीआईओ के रहते हैं, जहाँ छो पाएगी सही तरीके से। दबंग का क्या मतलब? दबंग का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं? नहीं, अरे बाप रे, जब इतने धड़ल्ले से दिनों दिन छाई आ रही है, ट्रकों के ट्रक कोयला आ रहा है, तो बिना दबंगई के कोई कमजोर आदमी ये करा सकता है? तो आप भी कम नहीं करते। अभी आप राजीव पाठक जो SDOP थे, आप लोग कोयला चोर बोल रहे थे। 2022 की घटना है ये, जब वहाँ त्रिमुला में जब घटना घटी थी, आप वहाँ पे उनको बोल रहे हैं तुम कोयला चोर हो। दबंगई तो आप भी कर रहे हैं। जुलाई को परसौना में चक्का जाम हुआ, जिसमें भास्कर मिश्रा सहित 7 लोगों को पुलिस ने उठा करके जेल डाल दिया, जिसमें से भास्कर मिश्रा जी तो थे ही, उनके साथ पार्षद राम गोपाल पाल थे, शालिग्राम दुबे थे, छोटे लाल साकेत थे, रामकरण शाह थे और श्याम राज सिंह थे। इसके साथ नीरज पांडे थे। इसके बाद भास्कर मिश्रा जी ने दोबारा एक ऐलान किया है कि हम 14 सितंबर को फिर से चक्का जाम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भास्कर मिश्रा हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या इनकी प्लानिंग है और बार बार चक्का जाम ही क्यों? भास्कर जी, बार बार चक्का जाम ही क्यों करना? देखिए, लगभग मैं 15 साल से सामाजिक जीवन में काम कर रहा हूँ, राजनीति के माध्यम से जी। और सिंगरौली को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है जी। सिंगरौली के कंपनियों को पढ़ा है, सिंगरौली के प्रशासन को पढ़ा है, बिल्कुल कह लीजिए बहुत करीब से हमने न केवल पढ़ा है बल्कि एनालिसिस किया है। तो जो मुझे ये समझ में आया है कि ये चाहे कंपनी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे NCL मान लीजिए सरकारी कंपनी हो, भी इनको कोई फ़र्क तभी पड़ता है जब इनका कोई नुकसान होता है। कंपनियों का नुकसान होता है तब इनको फ़र्क पड़ता है, और प्रशासन को जब परेशानी होती है और कंपनियों से दबाव आता है तब इनको फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज आप जाके आमरण अनशन बैठ जाइए, भूख हड़ताल बैठ जाइए, कुछ और कर दीजिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रशासन को। इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसीलिए जब भी मैं आंदोलन करता हूँ, अगर कंपनियों में करता हूँ तो आपने देखा होगा कि NCL में वो भी कंपनी में किया तो मैंने उसका काम बंद कराया। इसके अलावा मैं कोई बातचीत नहीं करता। काम बंद कराता हूँ, वहाँ पर जब आते हैं लोग तब काम बातचीत करता हूँ।
इसी तरीके से आपने देखा अडानी में 15-20 दिन हम लोगों ने गाड़ी बंद करा के रखा, उनका ट्रांसपोर्ट बंद करा के रखा, और तब उनको फ़र्क पड़ा, तब वो लोग बातचीत में आगे आए। और इसी तरीके से मेरा मानना यह भी है कि जो ये दुर्घटना है, तो दुर्घटना भी आप देखिए 5-7 साल से ये दुर्घटनाएं हो रही, कोई आज से तो हो नहीं रही। लगातार लोग जो है, मैं इस चिंता में था, मैं ये इस इंतज़ार में था कि कोई तो आएगा आगे जो इसके खिलाफ लड़ेगा, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते थे, आते थे, ज्ञापन दे लेते थे, पेपर में नाम छपवा लेते थे, बात खत्म हो जाती थी वहीं से। तो इससे क्या कोई फ़र्क पड़ा? बहुत से लोगों ने अभी जाकर के, एक व्यक्ति आम आदमी वाले ने हमारे आंदोलन के बाद और संभवतः मेरे आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए, प्रशासन की मदद के लिए वो धरने पर बैठ गया। इससे पहले मुझे लगता है कि कोई धरने, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप आम आदमी पार्टी पर कि आपके मैं जरूर डिस्टर्ब करने उस सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं ये इस बात को कंप्लीट कर लूँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने सालों से ये चल रहा था, लेकिन बहुत लोगों ने किया। कोई मोर्चा आया तो कोई सामाजिक संगठन आया तो कुछ न कुछ चिल्लाते रहे, नारेबाजी करते रहे कि एक्सीडेंट को रोकना है, लेकिन रोकने का सही तरीका किसी ने ईजाद नहीं किया। मैं इन सब चीज़ों को देखता रहा, एनालिसिस कर रहा। उन लोगों ने जो किया उससे मैंने सीखा, और कंपनियों में और प्रशासन में जो मेरा अनुभव रहा आंदोलन का, एक लंबा इतिहास है हमारे आंदोलनों का, इसलिए 20-22 मुकदमे कायम है। तो मेरा जो अनुभव कहा, तो मैंने ये तय कर लिया कि अब बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने बड़ा कदम उठाया, चक्का जाम हड़ताल मैंने किया। और आपने देखा उसके बाद से अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह की मीटिंग भी हुई, सांसद भी आए, और बहुत कुछ प्रशासन में चल भी रहा है, और दबाव में है, प्रशासन और सरकार दोनों दबाव में है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक ही मात्र ऐसा उपाय है कि ये जो कोल सेलिंग कंपनियाँ हैं, कोल परचेजिंग कंपनियां हैं, और जो प्रशासन है, इनको तभी दबाव पड़ेगा जब कंपनियों का नुकसान होगा और प्रशासन पर कंपनियों का प्रभाव पड़ेगा, उनको दबाव पड़ेगा और जनता का भी दबाव पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि 14 सितंबर वाला जो आपका यह चक्का जाम का कार्यक्रम है, ये सफल हो पाएगा? क्योंकि पिछले वाला जो कार्यक्रम था, पुलिस आपको लगभग 10-15 मिनट के अंदर उठा के जेल में ले गई थी। तो देखिए, सवाल ये नहीं उठता है कि कार्यक्रम आपका कितनी देर तक चलता है। सवाल ये उठता है कि आपके उस कार्यक्रम का, मतलब उस आंदोलन का असर क्या होता है। असर आपने देखा? एक बात और मैं बता दूं, मेरे राजनीति का उद्देश्य है, इस जो दुर्घटना, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का उद्देश्य तो है ही है। सबसे बड़ा एक और उद्देश्य है मेरा, वो उद्देश्य है लोगों के अंदर कई भास्कर मिश्रा पैदा करना। उनके अंदर मैं चाहता हूं कि क्योंकि किसी भास्कर मिश्रा की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद में लोग इतने सक्षम हो कि जब भी ज़रूरत पड़े तो ऐसे हमारे जैसे चक्का जाम हड़ताल कभी भी करते हो, इतनी हिम्मत उनके अंदर पैदा करें। और ये हिम्मत तब आएगी जब उनके अंदर से पुलिस और प्रशासन का भय निकल जाएगा। तो मैंने जो 13 तारीख को चक्का जाम हड़ताल किया, उस दिन मुझे पता था कि लोग लेट आएंगे, समय पर नहीं आ पाएंगे। ये भी मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि मुझे अकेले ही करना पड़े, लेकिन फिर भी 150 लोग आ गए थे। और 15 मिनट में नहीं, कम से कम हम 45 मिनट गाड़ियों को रोक करके रखे, 45 से 50 मिनट गाड़ियों को रोक करके रखे। और वहाँ पहले पुलिस थी, पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, अन्य पुलिस। जब सीएसपी महोदय आए तो सीएसपी महोदय ने जो उनका एक अपने आप को अत्यधिक प्रभावी दिखाने का जो एक कारण है, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि पुलिस प्रशासन ने ये, चूँकि अडानी जब हमारी गाड़ियाँ प्रचार कर रही थी गाड़ी, तो हमारा जो प्रचार करने वाले जो प्रचारक थे, वो बता रहे थे कि अडानी की जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही थी, अडानी के अधिकारियों कर्मचारियों को, वो बार बार हमारी गाड़ी की फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। इसका मतलब है कि प्रशासन से उन्होंने कोई ना कोई सेटिंग बनाया होगा हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए। तो ये एसपी जो संचालित हो रहा था, जिस तरीके से वो उल जलूल की बातें कर रहा था, आपने देखा कि उल जलूल की बातें कर रहा था। संडे को उसने स्कूल खुलवा दिया। ये पूरी बात इंगित करती है कि प्रशासन ने अडानी से एक अच्छी खासी रकम ली और उस रकम को पचाने के लिए हमारे आंदोलन को दबाया गया। ये सब पूरी जनता जान गई है ये बात। नहीं तो इतना एक्टिव होते हैं कभी? आप बताइए, कहीं जब दुर्घटना हो जाती है, कहीं लोगों की जान चली जाती है, तो पुलिस इतना एक्टिव होती है? किसी के घरों में चोरी हो जाती है तो 2 साल 3 साल पुलिस का कान पे जू नहीं रेंगता। लेकिन आप बताइए, एक चक्का जाम के लिए तुरंत पुलिस पहुंच गई। क्यों पहुंच गई भाई? चक्का जाम करना तो असंवैधानिक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर रखा कि आप चक्का जाम नहीं कर सकते हैं। लोगों का रास्ता रोकना, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं रोका। सीएसपी साहब तो बोले आप स्कूल बस रोक दिए थे। अब सीएसपी साहब को मैंने इसीलिए तो कहा, आप बताइए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, संडे को कौन सी स्कूल खुलती है?
अगर सीएसपी साहब ने कहा तो इसका मतलब है कि वो या तो संडे को स्कूल, नया कानून उन्होंने, अब वो सीएसपी से हट के वो विधायिका और कार्यपालिका हो गए हैं लगता है। उन्होंने ऐसा कोई कानून पारित कर दिया होगा, अकेले ही संसद में जाके पारित कर दिया होगा कि अब संडे को भी स्कूल खुलेंगी। मुद्दा हमारा है एक्सीडेंट का, समझ रहे हैं? कैसे रोकिएगा एक्सीडेंट को? ऐसे जेल जाकर के एक्सीडेंट रोकेंगे? क्या है भगत सिंह बन रहे हैं? नहीं, देखिए भगत सिंह तो किसी न किसी को बनना पड़ेगा जी। और कौन नहीं चाहता कि भगत सिंह बने? आप बताइए, आप नहीं चाहते कि भगत सिंह जैसा कोई व्यक्ति हमारे समाज में पैदा हो? ये तो जेल चले चाहते हैं कि नहीं चाहते? जी। चाहते हैं ना, हर कोई चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि पड़ोसी का कोई बच्चा भगत सिंह बने, हमारा बच्चा नहीं। चाहता हर कोई है, और मेरे अंदर में और उन चाहने वालों में यही अंतर है। हम भगत सिंह नहीं बन सकते। भगत सिंह बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन उनके जैसा काम अगर हम कर सके लोगों के समाज में तो अच्छी बात है। जेल जाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। हम चोरी और चिहारी और डकैती करके जेल तो नहीं गए ना। पहली बार आप जेल गए हैं या फिर इससे पहले एक आध बार कुछ? पहली बार जेल गए, कई बार जेल जाते जाते बचे हैं, लेकिन अंदर तक पहली बार गए। नहीं, लोगों को पता नहीं था इसलिए नहीं, सवाल पहली बार जेल गए। पहली बार आप जेल गए? मैं ही नहीं, मेरे पूरे खानदान में कोई पहली बार जेल गया है। जी। और आप कहते हैं कि कैसे रोका जाए, मैं तो कह रहा हूँ 14 सितंबर को पूरी जनता सिंगरौली की रोड में आ जाए। 4 जगह मैं करके आ रहा हूँ, 4 जगह मैं कर रहा हूँ, वहाँ जहाँ पे कोल ट्रांसपोर्टिंग जाम हो जाएगा। जगह पे पहला है परसौना, जहाँ से हमको पुलिस ने उठाया था। पहला जहाँ आंदोलन हुआ। दूसरा रजमिलान की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर हम खनुआ में रोकेंगे तो वो लोग उधर से ले आएंगे, ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। एसआर पावर प्लांट जो था अब अडानी पावर हो गया है, तो इधर से ले आएंगे माड़ा होकर के, इसलिए रजमिलान में भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए हमने रजमिलान चूज किया है। फिर खनुआ तिराहा हमने चूज किया है, वहाँ कोल ट्रांसपोर्टिंग बंद करेंगे। और एक हम बंद करेंगे कसर में, ठीक है ना। कसर में इसलिए बंद करेंगे क्योंकि गोरबी में भी और कसर में भी जाम लगता है, ठीक है। और वो बहुत छोटा सा काम है, अगर प्रशासन चाहती तो गोरबी को और कसर को आसानी से जाम से मुक्त करा सकती थी। वहाँ कब किसी दिन भी दुर्घटना हो सकता था। जहाँ से गाड़ियाँ चलती उसके बगल में लोग सब्जी लगाते हैं, अच्छा। कभी भी पूरी हो सकता है कि लाइन से सब्जी वालों को कचर दे, लेकिन उसको प्रशासन का भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो क्या कुछ लोग जब मर जाएंगे तब प्रशासन का ध्यान जाएगा? लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप हीरो बनना चाहते हैं, क्या कहिएगा इस पर कि हीरो बनने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? चुनाव लड़ना है आपको, एक बार लड़ भी चुके ठीक है ना। अगर मैं हीरो बनना था मुझे, तो बाकी लोगों को हीरो बनने का क्या मैंने किसी को रोका था? आप बताइए भाई, हमसे पहले कोई चक्का जाम हड़ताल कर सकता था कि नहीं कर सकता था? क्यों नहीं किया लोगों ने? भाई आप बन लेते हीरो ना, मैं रोका था क्या? बताइए, किसी को मैंने रोका था? नहीं रोका था। आप बन लेते हीरो, अभी भी जाइए बन लीजिए, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। मैं 14 सितंबर को कर रहा हूँ चक्का जाम हड़ताल। किसी को हीरो बनना है कि इनको लगता है, हालांकि ये तो अव्वल दर्जे की मूर्खता की बात है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे मूर्ख इस समाज में हैं तो उनको मैं कहना चाहता हूँ आपके इस वीडियो के माध्यम से कि 14 सितंबर अभी 1 महीना किससे ऊपर है, आप जाइए इस बीच में चक्का जाम हड़ताल करिए और बन जाइए हीरो। मैंने क्या रोका है? मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग निकल के आए और हर तीसरे दिन चक्का जाम करें, हर तीसरे दिन चक्का जाम हड़ताल करें, ताकि प्रशासन और कंपनी परेशान हो जाए। और मूल उद्देश्य जो हमारा है कि एक्सीडेंट रुके, अलग से रोड बने ट्रांसपोर्टिंग का, और वो बन जाए। कंपनियों को परेशान करके यहाँ की जनता को मिलेगा? अगर कंपनियों से लोगों को रोजगार मिल रहा है और आप कंपनियों को परेशान करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, तो क्या रोजगार कंपनी, ये बताइए कि कंपनी जो काम कर रही है ना, उससे लोगों को रोजगार जो मिल रहा है, तो लेकिन जो दुर्घटनाएं हो रही है तो मर कौन रहा है? उन्हीं लोगों में से लोग मर रहे हैं ना भाई। जो सुबह चला, नाश्ता लेकर के, टिफिन लेकर के ड्यूटी चला, पता चला रास्ते में मर गया, तो कौन मर रहा है? वही लोग मर रहे हैं ना। जब जिंदा रहेंगे तब ना रोजगार काम आएगा। तो मैं तो उन्हीं के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, कि उनका वो जब ड्यूटी निकलते हैं तो सुरक्षित घर वापस आ जाएं। आप पूछिएगा, आप एक दिन एक काम करिए, आप सारे मीडिया वाले उन ड्यूटी जाने वाले लोगों से सर्वे करिएगा, जो बाइक से खास कर जाते हैं, उनसे पूछिएगा, या जो पैदल जाते हैं उनसे पूछिएगा कि जब आप घर से निकलते हो तो आपके मन में क्या बात रहती है। आपके परिवार, फिर उनके परिवार से आप पूछिएगा कि जब आपका व्यक्ति, आपका परिजन जब ड्यूटी करने जाता है तो आपके मन में क्या रहता है। तो जो व्यक्ति ड्यूटी करने जाता है एक ही बात बताएगा कि भगवान से मना के चलता हूँ कि सही सलामत वापस आ जाऊँ घर। हर शाम को, हर सुबह जब वो चलता है तो पूरा दिन उसके मन में ये डर पैदा रहता है कि मैं सही जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ घर से, तो लौट के आऊँगा सही कि नहीं, ठीक है। उसके परिवार से आप पूछेंगे तो उसके दिमाग में यही बात चलेगी और यही जवाब होगा कि मेरा पति या मेरा भाई या मेरा बेटा जो ड्यूटी करने जा रहा है, जरूरी नहीं कि लौट के आ जाएगा कि नहीं, मुझे चिंता रहती है जब तक नहीं लौटे। इस चिंता के लिए तो मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, जिस दिन आपको पुलिस वहाँ से गिरफ्तार की थी, तो आपको जब गाड़ी में बैठा के पुलिस ले जा रही थी, तो आपको उस समय पे कैसा लग रहा था? और जब आप अंदर गए गाड़ी में, तो अपने परिवार वालों से किसी से आपकी बातचीत हुई या नहीं हुई? क्या कुछ था उसमें घटनाक्रम? मेरी बात किसी से नहीं हुई, और सच कहिए तो उस समय मुझे बात करने का किसी का ध्यान ही नहीं आया,
क्योंकि मुझे उस समय ये कह लीजिए कि वाकई में उस समय माता रानी ने कहाँ से मुझे शक्ति दी मुझे नहीं मालूम, ठीक है, और मेरी पर्सनल शक्ति नहीं थी। ये जो जितने लोग यहाँ 1864 लोग मर गए हैं अभी 2018 से लेकर 25 तक, 17 या 18 से लेकर 25 तक अभी एक RTI में 8 वर्षों में, और उससे पहले और, तो संभवतः उन लोगों की आत्माओं ने हमारे अंदर प्रवेश किया या उनके आत्माओं का आशीर्वाद मुझे मिला कि मुझे इतनी अंदर ताकत आ गई कि मुझे कुछ दिखा ही नहीं। मुझे एक ही चीज़ दिख रहा था कि मैं यहाँ से हट रहा हूँ तो भी चक्का जाम होना चाहिए। और मैंने आप देखा कि मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे बचाने आइए, मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो मैंने लाइव में मेरा पहला शब्द जो निकला है यही निकला है कि आप लोग घरों से निकलिए और चक्का जाम करिए परसोना में। निकला है कि नहीं निकला है? ये ताकत कहाँ से आई मैं नहीं जानता। और एक बात और बताता हूँ विराट भाई आपको कि उस दिन मैं सुबह 1 कप कॉफ़ी और 1 गिलास पानी पी के गया था। इसके बाद फिर वहाँ कुछ खाना पीना आप सुन लीजिए, क्योंकि उस दिन संडे था, मेरी मिसेज ने कहा था कि आपका ये रोज़ का काम है तो मुझे मत जगाइएगा, आज सोने दीजिएगा, क्योंकि उनको सुबह सुबह 5 बजे उठना पड़ता है हर दिन, बच्चों को वो करना पड़ता है, बच्चों को छोड़ना, उनका तैयारी बना के स्कूल भेजना पड़ता है। तो उन्होंने कहा तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया उनको। मैं नहाया, अपनी मतलब तैयार हुआ और इसके बाद जो है 1 कप कॉफ़ी अपने हाथ से बनाता, क्योंकि कॉफ़ी मैं ब्लैक पीता हूँ विदाउट शक्कर, तो एक गर्म पानी में इतना जानता हूँ कि 1 चम्मच चाय कॉफ़ी डाल दो तो बन जाएगी, और तो कुछ रहता नहीं, तो मैं उतना पी के गया था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं फिर 12 या 1 बजे मैं जब पुलिस लाइन में गया हूँ तो वहाँ देखिए पुलिस लाइन के जो लोग भी थे, वहाँ के जो RI साहब थे, जो वहाँ के बाकी स्टाफ था, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों ने बहुत सम्मान से हमें रखा और बहुत अच्छे से रखा। उन लोगों ने मुझे बाकायदे नाश्ता पानी कराया और पोहा, जलेबी, कचौड़ी और ये क्या नाम है ठंडा पानी का केन मंगाया, बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ रखा उन्होंने। सबके साथ या सिर्फ आपके साथ? नहीं, सारे लोगों के साथ। हम लोगों को अलग अलग नहीं रखा गया, एक ही जगह थे। बैठने की बेहतर व्यवस्था की थी। शालिग्राम जी बुजुर्ग थे, उनको चूंकि आप जानते हैं कि उनके पैर में लोहे की राड है, तो उनको देखते हुए एक बाकायदे बेड की व्यवस्था की गई, वो लेटे हुए थे, ठीक है। हम लोगों ने बाकायदे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी और ना तो कोई उनका दुर्व्यवहार था मेरे साथ, सिर्फ उन्होंने उठाया था। मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगा, जो उन्होंने किया मैं उसको सही कहूँगा। अब इसके बाद और ये उन लोगों ने जमानत देने के लिए भी मुझसे कहा। हाँ, इसके बावजूद भी तो वहीं पोहा जलेबी हम खाए थे वहाँ पे, ठीक, पोहा जलेबी। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे फिर लंच हमें नहीं मिला, लंच नहीं मिला मुझे। और लंच का हम लोगों ने भी डिमांड किया और लंच उन लोगों ने भी नहीं किया था, जो पुलिस वाले थे वो लोग भी लंच नहीं किए थे, तो मुझे क्या देंगे। तो जब कोर्ट में पेश किया गया, मुझे लगता है 5 बजे के आसपास, ठीक है, फिर भी आप देखिए कि मेरे अंदर कितनी ताकत थी कि मैं भारत माता की जय, सिंगरौली जिंदाबाद इतनी तेज से बोल रहा था कि उतना माइक से भी कोई नहीं बोल पाता। ये कहाँ से एनर्जी आई? अच्छा, एक सवाल और, ये माँ शारदा की एनर्जी थी। और सुन लीजिए, और वो लोग जो इतने दिनों से अपनी जान को बेवजह खो दिए, उनकी अंतरात्माओं का आशीर्वाद था मेरे ऊपर, उनकी ताकत थी। और जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उनका आशीर्वाद, इतने से मुझे आशीर्वाद मिला। और जो भविष्य में मैं करने जा रहा हूँ, आप देखिए मेरा रोम, ये देखिए मैं जब बात कर रहा हूँ आपसे, मेरा रोमा खड़ा हो गया। मतलब मेरे अंदर उनकी एनर्जी है और इस एनर्जी को लेकर के आप देखिए, और ये एनर्जी मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जो सिंगरौली की जनता है उसके अंदर मैं एनर्जी भरूंगा और उस पूरे एनर्जी को एकत्रित करके मैं 14 तारीख को बढ़िया सफल कार्यक्रम होगा। और सिंगरौली की जनता करेगी, भास्कर मिश्रा नहीं करेगा, सिंगरौली की जनता करेगी। और एक बात और बता दूं, अब तो वो लोग भी जो नेतागण विभिन्न दलों के हमारा विरोध कर रहे थे, कहीं कहीं बुराई कर रहे थे, आज वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देखिएगा उस दिन कितने नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आएंगे और सारे लोग सपोर्ट हो। जिसको अडानी को अगर लगता है, अंबानी को लगता है या प्रशासन को लगता है ना कि भास्कर मिश्रा अकेले है, तो वो उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। हो सकता है कि उस दिन उसको बाहर से फोर्स मंगानी पड़े। सिंगरौली की फोर्स के मात्र 14 सितंबर को काम होने वाला नहीं है। जब आपकी गिरफ्तारी हुई 13 जुलाई को, तो सबसे पहले आपके परिवार वालों से कब बात हुई और आपके परिवार का क्या रिएक्शन था जब आप पहली बार जेल गए? तो मेरा, जब हमको पुलिस लाइन में ले गए वो लोग, तो उसके बाद मैं, दरअसल तब तक मेरे पास फ़ोन था, मैं लाइव किया। फिर मैंने अपने नेताओं को, आदरणीय श्री जीतू भैया को, आदरणीय राहुल भैया को, आदरणीय श्री और एक उमंग सिंगार जी को मैंने फ़ोन लगाया। इत्तेफाक से इन लोगों ने, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, चूँकि सुबह सुबह का मामला था, तो मैंने मैसेज कर डाल दिया, सबको व्हाट्सअप कॉल किया। मुझे मालूम था कि मेरा फ़ोन ले लिया जाएगा, तो सबसे एक लाइन में सब तड़ाक से मैसेज किया मैंने एक लाइन में कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि मैंने चक्का जाम हड़ताल किया था। बस एक लाइन, क्योंकि इससे ज़्यादा समय नहीं था। फिर हमारा फ़ोन ले लिया गया, ठीक।
लेकिन मैं अपने परिवार से बात करने को भूल गया। फिर वहाँ पे बिन नगर की जो टीआई मैडम हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप महिला हैं और मेरी वाइफ का जो, चूँकि ये लाइव वाइफ जब चल रहा है तो उनकी हालत ठीक नहीं होगी, तो मुझे आप जो है अपना फ़ोन से मेरी बात करा दीजिए। तो मेरी कौन से मैडम थी, किससे बात? टीआई की जो, अच्छा, अर्चना द्विवेदी जी। हाँ, श्रीमती अर्चना द्विवेदी जी, जो बिंद नगर टीआई हैं। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया। अब मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि लोग पुलिस में जाने के बाद कितने असंवेदनशील हो सकते हैं। आप एक महिला का सोचे कितनी असंवेदनशील हैं। वो ये नहीं समझ, मैंने यह भी कहा कि मैडम आप स्वयं महिला हैं और इस बात को आप समझ सकती हैं कि मेरी वाइफ को इस समय क्या गुजर रहा होगा जब वो सोशल मीडिया में मेरी हालत देख रही होंगी। तो ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे मालूम है, लेकिन वो तो चिंता में होंगी ना। मेरे बच्चे अगर आ गए होंगे तो वो भी चिंता में होंगे, तो आप मुझसे बात करा दीजिए। तो मैडम बात कराने के लिए तैयार नहीं हुई, बोले ठीक है कराते हैं। उन्होंने नहीं कराया। फिर उसके बाद किसी तरीके से एक हमारे मामा हैं, जो मामा के साले हैं हमारे, वो अपने परिचितों के माध्यम से किसी तरीके से संबंधों के आधार पे अंदर आ गए, वो पुलिस लाइन के बाउंड्री के अंदर। तो फिर उनके मोबाइल से उनको मैंने नंबर दिया कि ये मेरी वाइफ का नंबर है, आप बात कर लीजिए, जो कोई दिक्कत होगी उनसे बात करते रहिएगा। और मैंने उन्हीं के नंबर से पहली बार बात किया और मैंने उनको बताया कि देखिए मेरी गिरफ्तारी हो गई है और हो सकता है जेल जाना पड़े, लेकिन आप घबराना नहीं और क्या कहते हैं, चिंता मत करना, हम बहुत जल्द आ जाएंगे। तो उस दिन देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, अब मेरी वाइफ का आप सुनेंगे तो आश्चर्य मान जाएंगे। और उसने मेरे को और ज़्यादा शक्ति दे दी। मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मुझे माँ शारदे पर विश्वास है, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है आपकी, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और करिए। इस बात ने, मेरी वाइफ की इस बात ने ना मेरे अंदर 4 गुना ज़्यादा जोश पैदा कर दिया। अब मैंने उनको कहा, मैडम को मैंने कहा कि आप, वो मेरे सामने खड़ी थी जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा मैडम देखिए आपको क्या लग रहा था। हमने कहा एक शेरनी की आवाज़ है ये देखिए, और एक शेरनी ने जब कह दिया ना तो आप बुला लो जितना पुलिस बुला लो। तो ये बात हुई। और इसके बाद फिर दोबारा जब मैं जेल के दरवाजे के अंदर, जब मेरे को न्यायालय ने जेल भेज दिया और ये उनको खबर मिली कि मैं अब जेल चला जा रहा हूँ, मेरी जमानत नहीं हुई। अच्छा, उस समय जब आपको जमानत नहीं मिली कैसा लग रहा था अंदर से? कुछ नहीं लग रहा था मुझे। क्या नहीं, पहली बार आप जेल जा रहे थे? हाँ, तो फिर कुछ तो उसका अनुभव रहा? नहीं, मुझे देखिए, मैं आप बता रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्लियर था। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। देखिए, जब मैं स्पष्ट किसी चीज़ में मैंने फोकस कर लिया ना कि मुझे करना है, तो फिर वो करना है। मैं, ये बचपन से आदत रही मेरी, मैं फिर किसी की नहीं सुनता। लोग मुझे कहते हैं भास्कर तो किसी का सुनता ही नहीं। जब मैंने क्लियर कर लिया, शीशे की तरह साफ मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है, तो फिर चाहे वो आग बरसे या पानी, गोली पड़े या बंदूक, या जो भी दिक्कत आए, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ अपने लक्ष्य को फोकस करता हूँ। और मुझे उस दिन भी लक्ष्य दिख रहा था। अब जब मैं निकला हूँ तो मैं उस पब्लिक में, देखिए आप, जब मैं जेल से निकला हूँ तो इतनी कम से कम 50 पुलिस वाले हमको पकड़े थे। इसके बावजूद भी मीडिया के सामने आप आकर के मैंने भारत माता की जय और सिंगरौली जिंदाबाद मैंने बोला। और जो मीडिया वालों ने बैठ दिया, मैंने यही कहा, मैंने जरा सा भी कोई नर्वसनेस मेरे चेहरे पर नहीं देखा होगा। और वो मेरी ताकत नहीं थी, वो सिंगरौली वासियों के विश्वास की ताकत थी। मैंने फिर कहा आपको कि जो 1864 है, उससे पहले जो लोग भी मरे हैं एक्सीडेंट से, अपनी अकाल मृत्यु, जो पैदा हुए थे और जिन्होंने अपना सपना बनाया था कि वो पूरी ज़िंदगी जिएंगे अपने परिवार के साथ, बच्चे के साथ, और वो अकाल मौत हो गई। जब उन लोग, आप सोचिए कि जब एक व्यक्ति का दुर्घटना हुआ होगा, वो जब एक्सीडेंट हुआ होगा तो तुरंत तो ख़त्म नहीं हो गया होगा। 2-4-10 मिनट उसकी जान उसके में रही होगी। कोई ऐसा होता है कि ख़त्म हो गया होगा तुरंत, लेकिन 99% लोगों की जान 2-4-10 मिनट बाद ही गई होगी। उसके दिमाग में आप सोचिए कि क्या बात आया होगा। उसके दिमाग में पूरा उसका जीवन घूम गया होगा। उसका वो अंतिम क्षण मेरे को हर समय प्रेरित करता है कि वो, उसकी जो लाइफ है ना, जिसको तड़पते हुए मर गया, जो सोचते हुए, जो सपने पाला था उसने कि मैं ये करूँगा, समाज के लिए करूँगा, अपने परिवार के लिए करूँगा, इस सोसाइटी के लिए करूँगा, देश के लिए करूँगा, वो सपना मरता, वो भी नहीं मरा, उसका सपना भी मरा। और निश्चित रूप से जब वो अंतिम समय में रहा होगा, अंतिम क्षणों में उसका वो सपना उसके दिमाग में घुमा होगा। मुझे उस सपना उसका देख रहा था, उसका वो अंतिम क्षण प्रेरित आ रहा था। तो मुझे ये लग रहा था कि जब वो मर रहा था अंतिम क्षण में, वो भी वो सोच रहा था, तो मैं तो जेल जा रहा हूँ ना, वहाँ भी जो रहते हैं तो वो तो हमारे जैसे ही लोग रहते। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, मेरे तो छोड़िए, मेरे जो साथी थे जो बेवजह जेल जा रहे थे,
उनको तो पुलिस कह रही थी तुम भगे चले जाओ मत जाओ, उनको बार बार उतार रही थी पुलिस, हाथ पकड़ पकड़ के बोल रही थी तुम लोग भागो, काहे आ रहे हो, तुम लोग क्यों जानबूझ के कूद रहे हो आगे में। लेकिन वो लोग बोले नहीं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और ऐसी शक्तियों को मैं जो है तो प्रणाम करूंगा बार बार। अच्छा, आप कोई मंत्र वंत्र जानते एक बात बता रहा हूँ सुनिए, तो उन्होंने लोगों ने कहा नहीं भास्कर मिश्रा को जेल ले जाओगे तो हमें भी ले जाना पड़ेगा, जबरदस्ती बैठे। पार्षद राम गोपाल को कम से कम 3 बार सीएसपी ने कहा है, 2 बार सीएसपी ने कहा है कि तुम मत जाओ, आप पार्षद जी क्या कर रहे हो, आप बाहर चलो, आप हट जाओ तो बाहर चलो, पहले भी कहा है। और एक चीज़ और बता दूं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब न्यायालय में हम लोगों को पेश किया गया, एक बहुत थर्ड क्वालिटी का नेता वहाँ आया और ये बोला पार्षद को कि मैं थर्ड क्वालिटी की मानसिकता की बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वालिटी की मानसिकता का नेता आया और राम गोपाल को बोलता है कि तुम क्यों चले गए, तुम क्यों इसके चक्कर में पड़ गए, और तुम चाहो तो अभी तुम्हारी जमानत हो जाएगी। वो बोला नहीं, राम गोपाल जी ने कहा अगर जमानत होगी तो सबकी होगी, जमानत होगी तो सबके साथ होगी, और नहीं होगी तो सब जाएंगे जेल, तो सब लोग जेल जाएंगे। ये कहाँ से ताकत मिल रही है? ये सिंगरौली के लोगों का प्यार है। वही तो पूछा, आपकी कोई मंत्र? मैं यही चाह रहा, बच्चे बूढ़े जवान सब आपके पीछे पागल थे जिस दिन आपकी रिहाई हुई, तो क्या कोई मंत्रों ने जानते हैं क्या आप? फिर आप भ्रम में हैं जी, आप हमें भ्रम में मत पालिए, न तो मैं इस भ्रम में पलता। ये मेरा नहीं, मेरे पीछे पागल नहीं थे लोग, वो जो मुद्दा था ना उस मुद्दे के पीछे पागल थे। पहली बार उस मुद्दे को लेकर के इतना अग्रेसिव कोई हुआ था, तो वो मुद्दे को लेकर के जनता भी अग्रेसिव हुई थी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मैं आपको कहा कि जो लोग मूर्ख हैं कहते हैं कि भास्कर मिश्रा हीरो बनने के चक्कर में है, तो मैं कहता हूँ तुम भी हीरो बन लो, ठीक है। वो लोग यह भी अगर वो लोग ये सोचते हैं कि भास्कर मिश्रा, मैं तो क्लियर कट हूँ, मैं क्लियर हूँ कि भास्कर मिश्रा कोई लोकप्रिय नहीं हुए हैं, भास्कर मिश्रा कोई हीरो नहीं बने हैं, न भास्कर मिश्रा को हीरो बनने की कोई ज़रूरत है, न क्षमता है, समझ रहे हैं ना। वो जो लोगों का उत्साह था, लोगों का जो लगाव था, लोगों को का जो पागलपन था उस मुद्दे के प्रति था, समझ रहे हैं ना। उस मुद्दे को, क्योंकि उनमें बहुत से लोग वो थे जिन्होंने अपने परिजनों को खोया था, बहुत से वो लोग थे जिनको आशंका थी, जिस भय से लोग रात दिन मर रहे थे, डर के मारे डर रहे थे कि डर के मर रहे थे कि किस दिन हमारा कोई परिजन चला जाएगा इस दुनिया से, या मैं ही ना चला जाऊं। वो जो सारी चीज़ें थी ना, वो जो अंदर लोगों के गुबार भरा था ना, वो गुबार निकल के आया था भीड़ के रूप में। इस बात को मैं अच्छे से समझता हूँ, और आपको मैं साइकोलॉजी का भी छात्र रहा हूँ, इस बात को मैं यूपीएससी में साइकोलॉजी भी कुछ समय के लिए मैंने पढ़ा था, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ। और ये लोगों की भावना थी भास्कर मिश्रा के प्रति, ठीक है, उनका लगाव प्यार है, मैं ये इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये काम किया तो उसको ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मैं लोकप्रिय हो गया हूँ उतना, ठीक है। मेरी वो लोकप्रियता का कारण नहीं है, उस मुद्दे की लोकप्रियता का कारण है। उस मुद्दे के लिए अगर मैं लड़ता रहूँगा तो हो सकता है लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये मैं समझ सकता हूँ, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता, ना मैं इस भ्रम में हूँ कि मैं नेता बन गया हूँ या मैं लोकप्रिय बन गया हूँ या ये सारी मेरी जनता है, ऐसा नहीं है। वो जनता किसी की नहीं होती है, जनता सच्चाई की होती है। मैं सच्चाई के लिए अगर लड़ रहा हूँ, उनके मन में जब तक ऐसा लगेगा तब तक वो मेरे साथ में रहेंगे, और उस दिन भी सच्चाई के लिए वो लोग साथ में थे। और मैं आप सबके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत मेरे लिए कोई आए ना आए, लेकिन अगर सच्चाई का मुद्दा मैं लड़ रहा हूँ तो उसके लिए जरूर आएगा। ये आप लोगों से मैं भी अपील कर रहा हूँ और पूरी जनता से भी आपके वीडियो के माध्यम से अपील कर रहा हूँ। अब भास्कर जी, आप की पुलिस से क्या दुश्मनी है? आपका एक वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए और फिर इस पर हमको जवाब दीजिए कि आपकी पुलिस से क्या दुश्मनी है। ये देखिए आपकी भाषा। एक ट्रैक्टर की बालू कोई अपने घर से ले जाता है तो तुरंत पुलिस पकड़ के और उसके साथ बड़ी फोटो खिंचा करके पेपरों में निकलवाती है, और एसपी बड़ा गर्व से उसको ट्वीट करता है कि पुलिस ने एक अवैध माइनिंग पर किया प्रहार, पकड़ा अवैध माइनिंग, एक ट्रैक्टर बालू के लिए जो अपने घर में बेचारा ले जा रहा हो, शायद घर के यूज के लिए। लेकिन इतने बड़े रैक में लद के इन्वर्ट आ रहा है, कोयले में छाई मिलाई जा रही है, क्रेशर से छाइयाँ जा रही वहाँ पे, लगातार मिक्सिंग का काम हो रहा है। लेकिन एसपी को की आंख में फूली पड़ गई, जिसको कहते हैं मोतियाबिंद हो गया है। और कैसी भाषा है आपकी? एसपी के आंख में मोतियाबिंद हो गया, फूली हो गया, एसपी चोर है, ये मतलब किस तरह की भाषा? आप इतना कैसे बोल लेते हैं आप ये बताइए जी। अगर सामने में एक कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए एक टाली बालू लेता है, जो उसका हक है, राइट है उसका, तो आपने देखा होगा
कि पुलिस जो भी बालू पकड़ती है केवल टाली में पकड़ती है। कभी ट्रकों में बालू पकड़ते हुए देखा आपने? नहीं देखा होगा, रेयर आप रेयरेस्ट, कभी कभार बात अलग है। तो अगर पुलिस को और एसपी को विशेष कर, चूंकि कप्तान तो एसपी होता है, कैप्टन ही एसपी होता है, जो कहा जाएगा उसको कहा जाएगा, तो क्योंकि क्रेडिट भी तो वही लेता है ना भाई। बयान कौन जारी करता है? अगर कोई घटना होती है उसके बारे में पकड़ा जाता है तो उसको मीडिया किसके ओर से पुलिस बयान जारी किया जाता है? एसपी की ओर से। यानी मतलब वो जहाज का संचालक है, कैप्टन है। तो अगर कैप्टन को, एसपी को एक टाली बालू दिख जाती है तो फिर एक रैक कोयला क्यों नहीं दिखता? और फिर लगातार गाड़ियां आई तो क्यों नहीं दिखता? वहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिख जाता है, वो दिन दिनाहे पकड़ लेते हैं। दिन में आई थी गाड़ी, दिन का वीडियो है, पकड़ लिया था, लेकिन उसको नहीं दिखता है एसपी को। तो फिर इसके बाद आप देखिए कि 16-17 जून को वहाँ के लोगों ने अवैध कोयला पकड़ा जिसमें कोई कागज ही नहीं था, ठीक है। और उस कागज को जनता ने, उस गाड़ी को जनता ने पकड़ा। फिर मीडिया वाले गए, मैं भी गया वहाँ, बाकायदे पंचनामा हुआ। वो कहाँ गया, गाड़ी कहाँ गई, कहाँ क्या जांच हुआ, कहीं आपने सुना उसको? कहीं मीडिया में कोई चर्चा हुई? नहीं। तो फिर उसको क्या कहना चाहिए बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को एक ट्रैक्टर बालू दिख जाता है और एक रैक अवैध मतलब छाई नहीं दिखती है? ट्रकों में, कई ट्रकों में सैकड़ों ट्रक छाई एक साथ आती है, वो नहीं दिखती है। सैकड़ों ट्रक अवैध कोयला निकल जाता है, वो उसको नहीं दिखती है। ऐसा तो तभी होता है जब किसी की आंख में फूली पड़ी होती, मोतियाबिंद होता है, तो ऐसा ही दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है। कुछ चीज़ें उसको दिख जाती, कुछ नहीं दिख जाती। या तो रतौंधी कहते हैं जिसको। अच्छा, ये कब आप और जोड़ दिए उसमें, मोतियाबिंद तो था, ये रतौंधी बोल दिए। हाँ, रतौंधी में कई बार होता है दिन में लोगों को दिखता है, रात में नहीं दिखता। तो हो सकता है कि एसपी साहब को दिन में दिख जाता हो बालू, और चुराते हुए दिन में पकड़ते होंगे ट्रैक्टर, और छाई रात में आती होगी तो उनको रतौंधी हो जाती होगी। एक वीडियो और है आपका हमारे पास। 16-17 जून को पहली बात तो ये भी कि जो जनपद सदस्य ने किया वो काम पुलिस का था और जनता कर रही है, ये जनप्रतिनिधि कर रहा है। इस एसपी को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बिना किसी कहे इसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, शर्म से मारे। लेकिन बेशरम एसपी को जरा सी शर्म आज तक नहीं है, खुला घूम रहा है एसपी। और वो भी आप सोचिए, इसके बावजूद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहा है। और प्रभारी मंत्री जो है एक मीडिया के समक्ष विकास की गाथा गा रही है। बेशरम, शर्म नहीं आती? ये क्या भाषा है? मतलब चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, आत्महत्या कर ले। एसपी को आप सीधे इस तरह से बोल रहे हैं जो जिले का कप्तान है। मैंने कोई गलत नहीं बोला। आप ये बताइए, मुझे तो हंसी आ रही है। आपने सुना होगा कि कोई चोरी का माल पुलिस पकड़ती है ना? चोरी पकड़ना किसका काम है? पुलिस का। लेकिन यहाँ तो पुलिस के चोरी को जनता पकड़ रही है, तो फिर उसको चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? आप ये बताइए। आप सुनिए, मैं एसपी को तब तक चोर नहीं बोला था, ये अभी बोला। 16-17 जून का मामला है, ठीक है ना? 16-17 जून को ये ट्रक पकड़ाया था जिसमें मैं भी शामिल था, मीडिया में भी आया, कुछ मीडिया वालों ने निकाला, सोशल मीडिया में आया। एसपी को सब पता है, एफआईआर हुई है, पंचनामा बना है, माइनिंग वाले ने जाके उसको जब्त किया है, तो सरकारी हो गया ना। तो अब तो ये क्लियर है। आप ये बताइए, वो ट्रक है, कम से कम हमको लगता है 18-20 चक्का का ट्रक है, पूरा लोडेड था, उसका वीडियो बनाया गया है। तो आप ये बताइए कि वो ट्रक उड़ के तो नहीं आया होगा, वहाँ मक्खी तो है नहीं उड़ के आके वहाँ बैठ गया होगा। वो चला होगा तो माइंस एरिया से चला होगा, मोरवा थाने से में सारी माइंस हैं, वहाँ से चला होगा। और पकड़ा कहाँ गया? बरगवा थाने में, यानी गुंदवाली में पकड़ा गया, तो जहाँ बरगवा थाना लगता है। तो इसका मतलब, और इसके बावजूद वो बरगवा टीआई जो है तो उनको धमकी दे रहा है जो वहाँ पकड़े गए, जिन लोगों ने पकड़ा था, कि तुम लोग गलत कर रहे हो, किस हक से तुमने पकड़ लिया, ठीक है? धमकी दे रहा है, छोड़ने की बात कर रहा है। अब आप सोचिए, कई बार चोरी का माल, मैं नेताओं को देखा है कि कोई चोरी का माल कोई पुलिस पकड़ लेती है तो उसको छुड़वाता है। यहाँ पुलिस पकड़वा रही, टीआई बोल रहा है कि भाई छोड़ दो चोरी का माल। आप सोचो, तो चोरी का माल अगर टीआई छुड़वा रहा है तो उसको क्या कहोगे आप? अब दूसरी बात, एक चीज और, अगर मान लीजिए एसपी चोर नहीं था या एसपी को चोरी में सहभागिता नहीं है, तो फिर ये तो सबसे बड़ा साक्ष्य है ना, इसको मैं कोर्ट केस करूंगा और तब एसपी महोदय को वहाँ जवाब देना पड़ेगा कि तत्काल उन्होंने टीआई को और वहाँ पे जो बरगमा टीआई और मोरवा टीआई था दोनों, उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की? हमने मांग की थी कार्रवाई की। उनको बाकायदे, अगर एसपी चोर नहीं होता, उस चोरी में शामिल नहीं होता, तो फिर दोनों टीआईओं को हटा कर निष्पक्षता से जाँच करानी चाहिए थी ना। आप वो दोनों टीआई वहाँ रहेंगे तो जाँच हो पाएगी? बताइए, वो साक्ष्यों को मिटा नहीं देंगे।
और टीआईओ के रहते उतने दबंग टीआईओ के रहते जांच हो पाएगी सही तरीके से। ये तो दबंग का क्या मतलब? दबंग का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं? नहीं, हमने अरे बाप रे, जब इतने धड़ल्ले से दिनों दिन छाई आ रही है, ट्रकों के ट्रक कोयला आ रहा है, तो बिना दबंगई के कोई कमजोर आदमी ये करा सकता तो है? आप भी कम नहीं करते। अभी आप राजू पाठक जो एसडीओपी थे, आप उनको कोयला चोर बोल रहे थे। 2022 की घटना है ये, जब वहाँ त्रिमुला में जब घटना घटी थी, आप वहाँ पे उनको बोल रहे हैं तुम कोयला चोर हो। दबंगई तो आप भी कर रहे हैं। मैंने कोयला चोर इसलिए कहा था क्योंकि सेम डे, उसी कुछ समय पहले कलेक्टर ने छापा डलाया था और चोरी पकड़ी गई थी। कोयला की चोरी पकड़ी गई थी और पुलिस को कलेक्टर ने खबर नहीं दी थी। आप सोचिए, जिस क्षेत्र में प्रशासन जा रहा है कोयले पे छापा मारने, तो पुलिस को, वहाँ के पुलिस को उसने नहीं लिया, कानो कान पुलिस को खबर नहीं। एसडीओपी राजू पाठक के क्षेत्र का मामला था, बरगवा और मोरवा टीआई के मतलब थाने के बीच का मामला था, और कोयला पकड़ा, उसका पूरा साक्ष्य है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? कलेक्टर ने माना कि यहाँ की पुलिस चोर है, कोयला चोरों के साथ मिली है, इसलिए तब ने उसको सूचना नहीं दी, नहीं तो उसको लेकर के छापा मारना चाहिए। तो यहाँ से अलग से माइंस डिपार्टमेंट गया, रेवेन्यू के लोग गए, एसडीएम गया, एसडीएम चितरंगी ने मारा, कलेक्टर ने अलग से टीम बनाई, लेकिन उसमें पुलिस को शामिल नहीं किया। तो इसका क्या मकसद हुआ? मैंने यही कहा कि उन्होंने मुझे कहा था जिला बदर के आरोपी कहा था। अगर तुम जिला बदर हो इस तरह? नहीं, जिला बदर के आरोपी कहा था। जिला बदरी अगर उन्होंने कहा होता तब तो मैं कोर्ट केस कर दे, मानहानि का केस कर देता, लेकिन वो संभाल लिए थे। जिला बदल के आरोपी, ये बोला था आप जिला बदल के आरोपी हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं, जिला बदर का केस चल रहा है। नहीं, हाँ, ये बात दोबारा रिपीट, आप जिला बदर के आरोपी हो, जिला बदर का केस चल रहा है आप पर, ऐसा उन्होंने बोला था। अभी भी वीडियो है। तो मैंने कहा कि मैं तो आरोपी हूँ, तुम तो चोर हो, कोयला चोर हो। तुम्हारे कलेक्टर ने, तुम्हारे प्रशासन ने तुमको साबित कर दिया, तुमको तुम्हारे सूचना के बिना के दिए, और तुम्हारे क्षेत्र में जो है तो वो किया, छापा मारा गया, और तुम पकड़ा गए। अब पेपरों में निकला हुआ था कि ये पुलिस की सहभागिता है। मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े पेपरों में निकला हुआ था। तो मैंने तो वो प्रमाणित बात बोली थी, तो मैं गलत कहाँ से हो गया? तो वो कलेक्टर ने, ठीक है, कलेक्टर ने उस भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसका मतलब तो यही था कलेक्टर का। हमने उसको बोल दिया, पेपरों ने बोल दिया, जो अखबारों ने बोला वो मैंने भी वही बोला। और अगर मैं गलत बोला था तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया? अच्छा, ये कितने केस चल रहे हैं अभी आपके ऊपर? मैंने गना तो नहीं, लगभग 20 के आसपास पहुंच गया। 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 20 के आसपास हैं। तो व्यक्तिगत मामले हैं या फिर सब राजनीतिक? एक भी व्यक्तिगत नहीं है आज तक। एक भी व्यक्तिगत मामले में, किसी पर्सनल लड़ाई में हमारा कोई 107-16 भी नहीं है। ये सबके सब राजनीतिक मुकदमे हैं। हाँ, ये जरूर है। और एक बात और बता दूं कि आज तक, अभी मैं अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं ना, तो ये जो जिन लोगों ने हमारे खिलाफ जिला बदर की फाइल भेजी है, वो एसपी हो, एसडीओपी हो, टीआई हो, ये सब सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि जनता को इनसे खतरा है, जबकि जनता एक भी आरोपी फरियादी ही नहीं है। इस बार मैं देख रहा था, जब हम परसौना में जब हम चक्का जाम हड़ताल किए थे, तो एक किसी आम व्यक्ति को पकड़ के इन लोगों ने फरियादी बनाया। अच्छा, आप ऐसा क्यों करते हैं? जब जिला बदर का जब आपके ऊपर नोटिस आया था, आप 200 आदमी लेकर कलेक्टेड पहुंच गए, क्यों ऐसा करते हैं? क्या नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गया। ये पहली बार 2013 में गया था। 2013 में मैं, अभी 2022 वगैरह घटना नहीं, मैं नहीं गया। मैं तो पेशी में नहीं गया था, मैं पेशी में नहीं गया। हाँ, 2022 हाँ 22-23 में गया था। तो उस टाइम पे 200 लोगों की भीड़ लेके आप चले गए? 200 नहीं, कम से कम हजारों थे, 500 से ऊपर थे, लेकिन मैं नहीं गया था लेके। मैं पेशी जा रहा था, वहाँ लोग अपने से आए थे, मैं नहीं। देखो, मैंने क्या कहा कि लोगों को अगर लगता है कि भास्कर मिश्रा जहाँ अच्छा काम करता है, वहाँ वो लोग सपोर्ट में आते हैं। जहाँ लगता है कि भास्कर मिश्रा गलत कह रहा है या जहाँ मेरा स्वार्थ दिखता है, वहाँ मुझे आलोचना भी करते हैं लोग। अब कई बार मैं आलोचना का शिकार होता रहता हूँ, ट्रोल भी होता हूँ, फिर सोशल मीडिया में गाली भी देते हैं लोग। लेकिन जहाँ मैं अच्छा काम करता हूँ, वहाँ लोग समर्थन करते हैं, और इसके लिए मैं लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही तो कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि मैं चक्का जाम हड़ताल में सफल नहीं हुआ, वो मैं फिर कहूँगा कि उनका दिमाग शून्य है। मैं जिस उद्देश्य से काम कर रहा हूँ, इतने लोगों को मैंने जगाया, जितने लोगों को मैंने जगाया, इतने लोगों को मैंने जगाया, उतने लोग जागे, यही तो मेरा एम है। अब मैं यही तो चाह रहा था। क्या मुझे पहले से नहीं पता था कि मैं चक्का जाम हड़ताल करूंगा तो मुझे जेल में डाल दिया जाए? पता था, जानबूझ के मैंने ऐसा किया। तो फिर दोबारा रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? लेंगे, और बार बार लेंगे। हम तो बता रहे हैं, हम तो जिस दिन निकले उसी दिन बताए हैं कि तुम बार बार, तुमको अगर जिद है मुझे जेल भेजने की है, तो मुझे जिद है जेल जाने की, लेकिन तब तक जेल जाऊंगा मैं जब तक तुम अलग से रोड अपना नहीं बना लोगे। आपके साथ 7 लोग जेल जाते हैं, आप पूरा क्रेडिट अकेले लेते हैं। मैंने तो ऐसा कौन सा क्रेडिट ले लिया? लोग बोल रहे हैं, देखिए, अकेले फूल माला पहन लिए लोग बोल रहे हैं ऐसा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
भाई लोगों को कुछ न कुछ तो कहने को चाहिए ना। अगर कोई अच्छा नहीं कह सकता तो बुरा कहेगा, और कोई अब बुरा नहीं कह सकता है तो और बुरा कहेगा, और कोई बुरा नहीं कह सकता तो गाली देगा। ये तो लोगों का काम है, उसमें हमको थोड़ी ना कोई मतलब है। आप ये बताइए, जेल से मैं निकला, वहाँ के देखने वाले लोग थे, एक तो इतनी भीड़ थी कि वहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी, इतना शोर हो रहा था। और सबसे बड़ी बात कि मेरी देखिए चश्मा मेरा आँख कान है, ठीक है, चश्मा ही बार बार गिरता जा रहा था भीड़ में, मैं इसको संभालने में लगा था। और फिर दूसरी बात, मैं जैसे ही लोगों ने हमको पकड़ लिया और ऊपर ऊपर उठाने लगे, तो सबसे पहले मैं यही चिल्लाता रहा कि राम गोपाल जी कहाँ गए, बाकी लोग कहाँ गए, मेरे साथी कहाँ गए। मैं पीछे उलट के देख रहा हूँ, कोई दिख ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि इतनी भीड़ थी। वो लोग भी, उन लोगों को भी किसी न किसी ने उठा लिया था, कहीं ना कहीं वो थे। तो वो लोग क्या है कि इस तरीके से फिर जब हमको लोग गाड़ी पे बैठा दिया, मैं इस मूड में, इस पक्ष में बिल्कुल नहीं था कि रैली निकाली जाए, मैं तो सीधे घर आना चाहता था। लेकिन चूंकि देखिए भावना लोगों की थी, तो हमारा सुन कौन रहा था वहाँ। मैं जो कहा तो किसी ने सुने नहीं, ठीक है। वो तो बड़ी मुश्किल से मेरा चश्मा बच पाया, और चप्पल मेरा पैर से चला गया था। तो एक लड़के को मैं कान में बोला कि मेरा चप्पल जो है तो गिर गया है, मैं नंगे पाँव हो गया हूँ। तो पीछे बेचारा कहीं से ढो के ले आया, और वो चप्पल हाथ में लिया हुआ था, पहना भी नहीं पाया। कोशिश किया पहनाने की, तो मैंने कहा कि तुम रहने दो, दब जाओगे, ठीक है। फिर वो जो है अतुल पांडे नाम का, हमारा छोटे भाई जैसे है, तो वो क्या है कि बेचारा किसी तरीके से इतना काम किया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आजकल कोई अपने सगे भाई का जो है तो इस तरीके का काम नहीं करता, लेकिन उसने मेरे लिए किया, मेरा छोटे भाई जैसे है। मैं उसका बहुत बहुत उसके पास हम ग्रेटफुल हूँ मैं। फिर इसके बाद जैसे ही हमको लोग गाड़ी में, अब गाड़ी में जानबूझ के मैं बैठ गया, क्योंकि मैं चाहता था कि भीड़ जो है तो एक नियमित हो जाएगी, संयमित हो जाएगी, तो मैं गाड़ी पे बैठ गया। लेकिन गाड़ी से तब तक मैं नहीं हटा, मैं वहाँ से गाड़ी हिली नहीं जब तक राम गोपाल जी वापस नहीं आ गए। राम गोपाल जी को मैं चिल्ला रहा था कि राम गोपाल जी को लाओ। फिर वो लोग, फिर 2-3 लोग गए हैं, पता नहीं कहाँ से, उनको पकड़े, उनका छेचुरा पकड़ के ले आए और उस पर गाड़ी पर टांगे, तब जाके गाड़ी आगे बढ़ी है। और अब अगर खुली जीप होती तो सारे लोगों को मैं उसमें बैठा लेता, लेकिन वो सनरूफ थी गाड़ी में, उसमें 2 लोग बड़े मुश्किल से आ रहे थे। लेकिन बाकी लोग भी जो थे उनको सम्मानित तरीके से मैंने कहा किसी न किसी गाड़ी में बैठाया गया। उसमें एक व्यक्ति रामकरण साहू जी, जिनको मैं ढूंढता रह गया, पर वो अचानक गायब हो गए, वहाँ जेल से निकले पता नहीं कहाँ गायब हो गए, ठीक है। फिर मेरे पास नंबर भी नहीं था उनका, क्योंकि जेल में पहली बार तो मेरी मुलाकात हुई थी, वो गाड़ी में सीधे गाड़ी में ही मेरी मुलाकात हुई। जो जेल वाली गाड़ी थी, जिसमें पुलिस वैन थी, जिसमें हम लोगों को डाला गया, उनको भी मना कर रहे थे, हमने भी उनको मना किया कि आप मत आओ, लेकिन वो आया, उसका उत्साह देखो। और एक बात और बता दूं कि रामकरण एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ गया था कि उस व्यक्ति का मुस्कुराहट और हंसी, वो गाड़ी पे चढ़ा तब पर भी, जेल में रहा तब पर भी कभी गई ही नहीं। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना जिंदा दिल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा कि उसको लग रहा था कि जेल नहीं, वो कहाँ जा रहा है। मैं सोचता था कि यार तुम, ऐसा लग रहा था कि वो जेल नहीं, किसी लोग, हमको लगता है पहली बार ससुराल जाते होंगे तब इतने खुश होते होंगे, इतना खुश था वो। अच्छा, आप लोग सब एक ही जगह पे थे जब जेल में थे, तो कि अलग अलग? हाँ, एक बात मैं कंप्लीट कर लूँ, मैंने उसको कहा भी कि भाई यार रामकरण जी, आप क्यों फालतू में जा रहे हो, आप अपना, बोला नहीं भैया, ये फालतू का कैसे है, ये हमारे सिंगरौली की लड़ाई है और हम जाएंगे। पुलिस वालों ने कहा, बोला नहीं मैं जाऊँगा। आप सोचिए। और जेल में भी जो भी हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर जो कष्ट हुआ होगा तो सब लोगों को हुआ होगा। हम लोग थोड़ा आहू भी किए, दूसरे लोग भी आहू भी किए, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे से एक, मतलब उसको जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। हमने कहा, हमने पूछा भी, हम सब लोग पूछे, हमने कहा रामकरण जी आप इतने खुश क्यों हो यहाँ आके? फिर भी वो हंस रहा है। बोला हो गया भैया, आपके है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा बताओ अगर जमानत नहीं हुई तो क्या करोगे? बोला कोई बात नहीं है। बोला कोई बात नहीं। हम कहे अगर मान लो 10-15 दिन रहना पड़ गया तो रह आएंगे। अब बताओ कितना जिंदा दिल इंसान। अच्छा, वो मेरे सवाल का जवाब रह गया अभी। एक ही जगह पे आप लोग थे या अलग अलग जगह? एक ही साथ थे, सब एक ही साथ थे, एक लाइन में एक पास बैठे हुए थे। दरअसल ये वहाँ पे क्या हुआ था कि मुझे जो वहाँ जेल कर्मियों द्वारा बताया गया कि वहाँ पे संभवतः प्रशासन ने या पुलिस ने जो भी वहाँ पे फ़ोन करके लगभग 50-60 लोगों की व्यवस्था बनाई गई थी। मतलब उन लोगों को उम्मीद थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन इतने लोग ना करके 6-7 लोग पहुँचे हम लोग। तो हम लोग एक ही जगह थे और बताया ये भी गया कि जो नियम है, जो पहले शुरू में कैदी आते हैं तो जिस बैरक में हम थे 5 नंबर बैरक में, उसी में रहते हैं 1 हफ्ते तक। फिर जब वो थोड़ा माहौल को अडाप्ट कर लेते तब दूसरे बैरकों में उसको भेजा जाता है, नए लोगों को उसमें भेजा जाता है। जेल गए थे तो जेल का अनुभव आपका कैसा रहा? आप वहाँ गए तो क्या देखे, क्या मतलब एनालिसिस किए वहाँ जाने के बाद? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बहुत दिनों से इस संबंध में बात करना चाह रहा था, मीडिया में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा व्यस्तता रह गई ऐसी कि कर नहीं पाया।
तो आप ये समझिए कि जेल में मेरा जो अनुभव है विराग जी, आप आश्चर्य करेंगे कि 60% लोग ऐसे मुझे लगे, जो मेरा अनुभव कहता है इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में जो मैं काम कर रहा हूँ, यद्यपि ये जांच का विषय है, लेकिन फिर भी अनुभव से समझ में आ जाता है सच्चाई और गलत बात, सही और गलत बात। तो मुझे लगा कि 60% लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी जेल में हैं, यानी उनका जेल मतलब ये कह लीजिए कि बिना किसी दोष के, बिना कोई ऐसा कृत्य किए, केवल वो निर्दोष लोग भी जेल में हैं, ये आप समझ लीजिए। और इसके 2-3 कारण मेरे को समझ में आए। पहला, एक तो पुलिस के लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन से, जांच की कमजोरी से, यानी सही से उन्होंने जांच नहीं किया, सही से सबूत नहीं इकट्ठा किया, बस हो गया कोई दबाव था, उनको कैदी बनाना था तो बना के भेज दी, ठीक है। इसलिए बहुत से ऐसे हैं जो कि जिनको पुलिस ने एक पक्ष से पैसा लेके दूसरे को फंसा दिया, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। फिर 376 वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, और जितने कैदी उस जेल में हैं, मुझे लगता है 600 के आसपास स्ट्रेंथ है और 600-700 कैदी हैं, या अब मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मालूम, लेकिन लगभग जो भी हैं उनमें से 70% कैदी जो है 376 के आरोपी हैं, आप समझिए। और 376 में आप देखेंगे कि 65 साल 70 साल के बुढ़े और 70 साल से ऊपर के बुढ़े जो 376 के आरोपी हैं, आप समझिए। तो और उसमें भी जितने ही 376 के आरोपी हैं उनमें से 70% ऐसे हैं जो कि फर्जी हैं, बल्कि 80 कह लीजिए, फर्जी 376 में फंसे हुए हैं। उन्होंने मतलब उनकी बात से समझ में आता है ना भाई, जेल में जाके झूठ बोलने का क्या मतलब। उनको तो पता है बहुत से लोगों को सज़ा मिल चुकी है, तो अब वो सज़ा भास्कर मिश्रा तो कम नहीं करवा देंगे, उनको ये भी पता है। लेकिन उन्होंने जो सच्चाई बताई, उनके चेहरे का जो हाव भाव मुझे लगा, बहुत से लोग उसमें, भाई देखिए बहुत लोग एक्टर भी होते हैं तो मैं उनकी बात नहीं कर सकता, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते। तो ये बात चीज़ है। और बहुत से लोगों पर ऐसा है कि ST-SC एक्ट के साथ 376 का केस लगा हुआ है, तो बहुत से लोग जायज़ भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत लोग हैं वहाँ पे। अच्छा, एक बात और बता दूँ कि बड़े आप कह लीजिए कि आश्चर्य की कहिए या कुछ भी कहिए, बहुत जो लोग सही सज़ा पाए हैं ना, उन्होंने बता दिया कि हमने किया था और हमको जो सज़ा हुई गलत नहीं हुई। तो क्या वहाँ सबसे मिलने दिया जा रहा था ऐसे आप लोगों को? नहीं, एक ऐसा वक्त होता है वहाँ पे, देखिए एक ऐसा वक्त होता है कि रात में 9 बजे वहाँ सुला दिया जाता है लोगों को और सुबह 5 बजे जगा दिया जाता है। तो 5 बजे लोगों को बाहर निकाला जाता है, एक बाउंड्री के अंदर बैरक रहता है, एक बाउंड्री के अंदर एक बैरक रहता है। अब बाउंड्री काफ़ी ऊंची रहती है, तो बाउंड्री के बाहर आप नहीं जा सकते। बैरक से बाहर निकल के आप अपना दैनिक जो दिनचर्या है, नृत्य क्रिया वगैरह, वो आप करना, बाहर लैट बाथ बना हुआ है तो वहाँ आप कर सकते हैं, टहल सकते हैं बाउंड्री में, ये सुविधा रही है। मैं तो टहल ही रहा था, तो ये सारी चीज़ थी। जब मैं टहल रहा था तो लोग देख रहे थे मुझे, और जब देख रहे थे तो बहुत से लोग उसमें परिचित थे, जो 2-4 महीने के अंदर में गए हैं, तो बहुत से लोग परिचित थे मेरे से, और बहुत से लोग ऐसे तो जो नहीं परिचित थे तो उन लोगों ने उनको बताया। तो जब संयोग ऐसा था कि जो मेरा बैरक है उसी से सब लोगों का रास्ता जाता था पानी वानी लेने के लिए, तो वहाँ कैदियों को ही पानी लाना पड़ता है, पानी वगैरह वगैरह, बाकी सारे काम कैदियों को करना पड़ता है। तो कैदी लोग कोई पानी के बहाने आ रहा था, तो कोई किसी बहाने आ रहा था, तो आते आते जैसे मैं टहल रहा था, तो टहलते टहलते मेरे से 2 मिनट बैठ गए, मुलाकात हो गई, और मिलते मिलते जैसे मैं टहल रहा तो टहलते टहलते मैं समझ गया, इन लोगों की भावना समझ गया। क्योंकि जब वो खड़े हो जाते थे या बैठ के बात करने लगते थे, तो जो उनके जो संरक्षक थे वहाँ पे जो लोग, वो लोग टोक देते थे उनको। तो मैं समझ गया कि सामने वाला से कोई कैदी आ रहा है और वो मेरे से नज़र भिड़ा रहा है, मुस्कुरा रहा है, मतलब वो मुझे पहचानता है, ठीक है। तो वो आया तो मैं उसके पास साथ से उस दीवार से इस दीवार तक टहल लेता था, तो वो उतने में धीरे धीरे टहलते 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 अपनी बात रख लेता था, और उससे मैं समझ जाता था। कुछ लोग खड़े होकर के भी बात कर रहे थे। कैदी में भी देखिए एक सामाजिकता वहाँ बन जाती है, भाई इतने सालों से रहे, उनका घर है, तो एक सोसाइटी बन गई है, सोशलिज्म आ गया है, तो वो लोग भी समझते हैं कि ठीक है बात ही तो कर रहा है, तो कई बार लोग बात करने भी देते हैं। तो इस तरीके से बात हुई। अब बहुत से लोगों का छोटा छोटा चुटके में मैं लिख करके ले आया था कि उनकी बाहर जाके आप क्या करना है। पेन कॉपी लेके गए थे क्या? नहीं, पेन कॉपी नहीं, वही तो बात है, छोटा छोटा चुटका कागज का। तो लिखे कैसे थे? तो पेन वहाँ था, जो एक हमारे कैदी के जो वो थे, क्या नाम है, मतलब पेन लिखने के लिए उन लोगों को मिलता है, क्योंकि उनको हाजिरी लगानी पड़ती है ना, ये गणना करनी पड़ती है, हर 2 घंटे बाद गणना होती है हर कैदी की, तो गणना करके लिखना पड़ता है उनको। फिर इसे तो एक व्यक्ति के पास पेन था तो मैंने मांग लिया था, और छोटे छोटे टुकड़े के कागज़ भी मिल गए थे। तो मैं अब बाहर ऊपर रखा होगा या कहीं रखा होगा, मैं आपको दिखाता कि इस तरीके से मैं लिख के लाया था छोटे छोटे कागज़ों में। अब वो छोटे कागज़ मान लीजिए किसी चीज़ का था, यहाँ कहीं पे मैं डाला था, देखता हूँ मैं, तो मैं उसको किसी के वकील से कुछ कहना था, ये देखिए, हाँ
ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। क्या क्या लिखा हुआ है आप इसमें देखिए लिखा हुआ है पुष्पेंद्र बैस एडवोकेट हैं। ये संदीप साकेत जी हैं जिनके ये एडवोकेट थे पुष्पेंद्र बैस। ये उन्होंने कुछ बात कही थी कि हमको हमारे वकील से आप बात कर लीजिएगा। ये उनका नंबर है, ये उनके घर का नंबर है, ये किसी का है। फिर और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये छोटी, ये देखिए चुटका है। इस तरीके के कागज़ वहाँ तो होते नहीं थे जेल के अंदर, इस तरीके के कहीं से कुछ मिले तो इस तरीके से मिले। देखिए एक इसमें क्या नाम है, अच्छा ये कागज़ मैं किसी का नंबर लिख करके, ये 2 पुलिस वाले आए थे जिन्होंने मोबाइल लिया था, ये एक कागज़ मुझे यहीं से पुलिस लाइन से मैं डाला था, इसको अंदर ले जाने दिए थे लोग। इस कागज़ में तो मैंने लिखा, देखिए कमलेश साकेत है, ये बेचारा लड़का था नए साल में फर्जी फंस गया। एक लड़की से बातचीत केवल करता था, उस लड़की ने वीडियो बना करके ये बोल दिया कि मैं इसके साथ रहती हूँ और इतने साल से मेरा संबंध है, और मतलब फर्जी। तो इनको क्या सजा हो चुकी थी? नहीं, ये अभी नए गए थे। तो अब इस लड़के का क्या हुआ था कि ये आर्मी में सेलेक्ट हो गया है, तो ये मेडिकल होना था इसका। अब यही 14-15 तारीख को मेडिकल होना था, उससे पहले 2-3 दिन 4 दिन पहले जेल चला गया है। अब उस लड़की ने जब वीडियो जारी कर दिया तो उम्र कितनी होगी लगभग? इसकी उम्र मतलब 20 के आसपास रही होगी, 20-22 साल की। नया लड़का था। तो अब मैं फिर वहाँ से बाहर से निकल के आया तो इसके परिवार से बात किया, फिर मैंने कहा कि कैसे कैसे इसकी मदद कर सकता हूँ, मैंने प्रयास किया, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप ये देखिए, एक राजेंद्र गुर्जर नाम का व्यक्ति है, ये राजस्थान से है, और ये भी 376 फर्जी केस में फंसा हुआ है। फर्जी केस में सराई में उसकी ससुराल है, वहाँ किसी तरीके से। अब उसका मेरे ख्याल से 23-24 को वो मतलब उसका फाइनल हियरिंग थी, और इसका रुका हुआ में जब इनके वकील से मैं मिला, उन्होंने पूरा साक्ष्य बताया, तथ्य बताया, तो पूरा फर्जी लग रहा है। अब तो उसके जिस लड़की थी उसके माँ बाप ने भी स्वीकार कर लिया और ये बोला कि वो गलत है। अब इसका ये 4 महीना से, आप सोचिए पुलिस की लापरवाही देखिए कि इसके जो विवेचक थे, ये कोई खंडाते टीआई थे पहले सराई में, उनका ट्रांसफ़र हो गया कहीं दूसरी जगह। उनको वो 4-5 महीने से 6 महीने से इसका पेंडिंग है, फाइनल हियरिंग थी, और इसके बाद इसको हो सकता है इसकी जमानत हो जाती। तो 6 महीने या 7 महीने से वो पेशी पे ही नहीं आ रहा। निर्दोष लोग। हाँ, अब आप देखिए कितना निर्दोष आदमी था ये गुर्जर, ड्राइवरिंग करता था, बहुत गरीब आदमी। तो ये इसको राजस्थान से पुलिस पकड़ के लाई थी। तो ये क्या है कि मैं उनके वकील से मिला, मैं फिर इसके लिए देवसर गया। देवसर में उनके श्री MD सिंह जी उसके वकील हैं, उनसे मैंने पूरी जब उसके तथ्यों की जानकारी ली तो उसने बताया कि पूरी चीज़ जो है तो गलत है इसके बारे में जो हुआ है, मतलब बताया कि पूरा इसको फर्जी फंसाया गया है, और बताया कि वो छूट भी जाएगा, बहुत जल्द छूट जाएगा। कैसी स्थिति में है ये 6 महीने आप बताइए, खंडाते जी जो थे 5 या 6 महीने से पेशी नहीं आए, इसकी वजह से 6 महीने जेल काट रहा है बेचारा। आप सोचिए, नहीं तो इसकी जमानत हो गई होती 6 महीने पहले। अब ये पुलिस की लापरवाही देखिए। फिर संभवतः अब उन्होंने गैर जमानती या गिरफ्तारी वारंट कटवाया है, एडवोकेट साहब ने हमसे बताया गिरफ्तारी वारंट कट गया है, तो अब संभवतः आए हों तो आए हों। 23 या 24 तारीख को पेशी थी, तो इस बीच में हम बात नहीं कर पाए क्योंकि मैं व्यस्त रह गया। और ये देखिए, ये सालवन सिंह थे, उसी दिन एडमिट वो हुए थे, उनके पिताजी, मतलब 151 में उनको बेंट दिया गया था, बरगमा के थे। इत्तेफाक से उनकी भी जमानत उसी दिन हो गई थी, लेकिन ये नाहक का इसको जेल भेज दिया गया था। नया लड़का था बेचारा, ये बरगमा के कोई वो है, राजपूत जी हैं सालवन सिंह, तो इनको भेज दिया गया। ये रामकरण शाह है इसी तरीके, ये चाहिए तो हमारे है। फिर बाद में ये फिर नंबर एक कागज़ मिला, तो फिर रामकरण से मैंने बात की, जो उस दिन गायब हो गए थे जेल से निकलते हुए। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ गायब हो गए थे, इन्होंने बताया कि भैया वहाँ से निकले तो हम चले आए। तो हमने कहा क्यों चले आए, मैंने कहा जब हम आपको आवाज़। फिर बाद में मुलाकात हुई सब लोगों से जो आपके सहयोग? नहीं, रामकरण जी को मैं फ़ोन करके बुलाया था, लेकिन अभी वो आ नहीं पाए, मुलाकात नहीं हुई। बाकी राम गोपाल जी आए थे, बाकी लोग तो आए थे, उन लोगों से मुलाकात होती रही। बाकी लोगों से मुलाकात? हाँ, वो लोग आते रहते हैं, मुलाकात होती है, सब लोगों से मुलाकात होती है। केवल रामकरण से भी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन ये नंबर नहीं था, लेकिन जेल में मैंने उनका नंबर लिख लिया था। ये कागज़ बाद में हमको मिला, तो उनका नंबर था, तो फिर मैंने बाद में उनसे बात किया था। तो ये सब चीज़ें। विराग जी, एक जेल की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे समझ में आई, वो है पानी की समस्या। आप ये समझिए, पानी की समस्या इतनी बड़ी गंभीर समस्या है कि आप ये समझिए 600 कैदियों के बीच में मात्र 1 घंटे पानी का सप्लाई होता है। पानी पीने की समस्या, कई बार तो वहाँ कैदी लोग रहे कि बाथरूम को पानी पीने की नौबत आ जाती है, पीने के लिए पानी नहीं। अब 1 घंटे सप्लाई में क्या कितने लोगों को पानी मिलता होगा बताइए? 1 घंटे पानी? हाँ, 1 घंटे की सप्लाई होती है, वो भी 600-700। हाँ, वो भी जो नगर निगम को जाता है वो। और वहाँ एक हैंडपम्प है, तो उसमें बहुत मुश्किल से पानी थोड़ा बहुत निकलता है। कारण ये है कि वो जेल ऊंचाई पर है, तो पानी बहुत नीचे है, तो उसमें भी नहीं मिल पाता पानी। तो मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से भी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे निवेदन किया था, और जो हमारे राम गोपाल पाल जी हैं उनसे भी ये बात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। जब हम लोग निकल रहे थे तो सब लोग यही कह रहे थे, वहाँ के जेल के कर्मचारी भी, कैदी भी, कि भैया और कुछ हो ना हो लेकिन पानी की व्यवस्था जरूर करवा दीजिए सब लोग मिलके। तो हम लोग प्रयास में लगे हैं। अब अभी आज का 2-4 दिन का
ये पता नहीं है हमें कि सप्लाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटे वहाँ सप्लाई होनी चाहिए, तब जाकर के लोगों को पानी। अच्छा, ज़्यादातर कैदी विचाराधीन होते हैं जो सज़ा उनको नहीं मिली रहती है, बाद में निर्दोष साबित होते हैं, फिर भी उनको इस तरह से सज़ा मिल रही है कि पानी बिना तड़प रहे हैं वो लोग। यही तो आश्चर्य है, मतलब जिस दिन वो निर्दोष साबित हो जाएंगे तो भी उनको ये सज़ा भुगतना पड़ रहा है। वैसे एक चीज़ और आपको बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि जो बेल है ना लोगों का अधिकार है और सज़ा जो है अपवाद है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने देखा, जैसे हमें जेल कोई आवश्यकता नहीं थी जेल भेजने की, लेकिन पुलिस और प्रशासन के जिद में जेल भेज दिया गया। पन्नू सिंह परस्ते जो CSP है, क्या दुश्मनी है आपकी उनसे? जब जेल जा रहे थे तो बड़ा उनके ऊपर फायर थे बिल्कुल आप। नहीं, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। फिर क्या है, और व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। आपने बोला था हमको जबरदस्ती CSP जेल भेज रहा है, इस तरह से आप बोले। हाँ, दरअसल क्या है कि PL परस्ते, पता नहीं, उससे पहले तो मेरी मित्रता थी उनसे, और मैंने एक आध दो मुद्दे पर उन्होंने जब जो बात मैंने किसी की नहीं मानी उनकी मानी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने एक कहावत सुनी थी कि पुलिस किसी की नहीं होती, न उससे दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। और मैंने दोस्ती भी कर ली, दुश्मनी भी कर ली। पहले उनसे दोस्ती थी मेरी, अब उस दिन संभवतः उन्होंने हमको दुश्मन मान लिया। तो इसलिए, और लेकिन मैंने इसलिए कहा कि PL परस्ते की वजह से मैं इसलिए गया कि वो बताइए 1.5 घंटे कौन सा CSP, ये लोग कितने आरोप मतलब कि जो वाकई में अपराधी होते हैं, जो वाकई में अपराध किए होते हैं और आरोपी होते हैं, उनके लिए कभी पुलिस CSP 10 मिनट भी कोर्ट में खड़ा होता है उसको सजा दिलवाने के लिए? मैंने तो नहीं देखा ऐसा। लेकिन वहाँ 1.5 घंटा CSP खड़ा रहा और वो सारे झूठ बोलता रहा। आप सोचिए कि उस CSP ने ये बोल दिया कि स्कूल बस को रुकवाया, सारे लोगों ने उसका मजाक बना लिया कि भाई संडे को कौन सी स्कूल खुलती है, ठीक है। इसके बावजूद भी वो, अब देखिए, एक सामान्य आदमी जो होता, अच्छे बुद्धि का, अच्छे विवेकशील कोई व्यक्ति होता, पढ़ा लिखा व्यक्ति टाइप का कोई व्यक्ति होता, तो वो ये कहता कि चलो भाई स्लिप ऑफ टंग है ना, जीप फिसल गई, किसी के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन उसने जो है माननीय न्यायालय में झूठ बोल रहा है, वो आदमी खुलेआम झूठ बोल रहा है। जज साहब से डांट भी पड़ी उनको, इसलिए बाद में बोल रहा है कि ट्यूशन वाले बच्चे थे। तो हो सकता है कि रहे हो। हाँ, तो वीडियो दिखाए ना। अरे आप बताइए, कौन से स्कूल बस से कौन सा ट्यूशन यहाँ चलने के जाता है? वहाँ कुछ लोग जाते हैं, मैं देखा कोई कोचिंग चलती है शक्ति नगर वगैरह, इधर तो कोई कोचिंग नहीं है। यहाँ से बरगवा तक कोई कोचिंग है? आप बताइए, कोई ट्यूशन पढ़ा? किसी की जानकारी में नहीं है। और फिर वो वीडियो दिखाए ना, एक भी ऐसी बस। हाँ, आप एडिट करके दिखा दें बात अलग है, कोई वीडियो एडिट करके दिखा दें बात अलग है। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे मैं वहां जाके लाइव चला के दिखाऊं। मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं कर रहा हूं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। हाँ, बिल्कुल। रविवार के दिन मुझे समय मिला। अब फिर आप सोचिए कि इसके बाद जब वहाँ से मैं जेल चला गया और बाहर में मीडिया वालों ने पूछा, मैं देख रहा था, कुछ मीडिया वालों ने चलाया था, तब पर भी वो यही झूठ बोल रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, उनकी मंशा क्या थी कि केन प्रकारेण। और मेरे वकील ने ही वहाँ बताया, मुझे तो नहीं मालूम था कि इन्होंने ये बयान दिया था। मेरे वकील ने जज साहब से कहा कि साहब आप देखिए कि इनका इंटेंशन देखिए कि हमारे क्लाइंट को जानबूझ के जेल भेजना चाहते हैं और ये झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए इतना बड़ा अधिकारी झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने सफाई दिया कि नहीं सर, वो ट्यूशन वाली बस थी। फिर वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप साठ-गांठ कर लिए अब कंपनी वालों से, कोयला माफियाओं से आप साठ-गांठ कर लिए, उसके बाद चुप हो गए। मैंने कहा ना, लोगों का काम है कहना, जनता सिंगरौली की सब जानती है। और आज से नहीं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं संभवतः आज से भास्कर मिश्रा को जानना शुरू किए होंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो भास्कर मिश्रा को 15 सालों से जान रहे हैं। और भास्कर मिश्रा का अच्छा खासा व्यवसाय चल रहा था, मेरा अच्छा खासा व्यवसाय चल रहा था। क्या ठेकेदारी चल रही थी और मेरी गाड़ियाँ चल रही थी। मेरे पास ऑफर भी थे जब गाड़ियाँ चल रही थी कि आप भी धुआंधार काम करो, लेकिन मैंने गाड़ियाँ बेच दी इसीलिए कि कोई मेरे ऊपर कोई ब्लेम न लगा सके। और कोई मेरे एक सिपाही ने एक बार मेरी गाड़ी खड़ी करा दी थी। आप सोचिए मैं कितना, मतलब आप ये समझ जाएंगे कि भास्कर मिश्रा किस टाइप का आदमी है। मैं स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखता हूँ अपने। यहाँ पे मैं रहता था पहले, ये सामने फ्लैट में किराए से रहता था। गाड़ी सबकी आती हैं खड़ी, होली पर छुट्टी रहती है। होली पे 3-4 दिन के लिए गाड़ी आई थी, खड़ी हुई। यहाँ से जब गाड़ी हमारी वापस जा रही थी, चूँकि मोरवा सिंगरौली चल रही थी, तो टेलर थे, तो टेलर चल रहे थे, मेरे भी थे और यहाँ पे ये सौरभ और गौरव सिंह वगैरह के भी थे। इन लोगों की भी गाड़ियाँ आती थी, वहीं चलती थी, लेकिन सब आके यहीं खड़ी थी। तो जब यहाँ से गाड़ी हमारी जा रही थी तो पहले यहाँ पे आता है थाने में खड़ी करा ली गई मेरी गाड़ी, ठीक।
ठीक है, मैं वहाँ गया, जुर्माना उर्माना भर के छुड़वाया। मैं देखिए अपनी व्यक्तिगत चीज़ के लिए कभी पुलिस वालों से नहीं लड़ा, ना कोई दबंगई दिखाया। फिर इसके बाद यहाँ से जैसे गाड़ी छूटी तो जयंत में एक सिपाही ने पकड़ लिया। फिर मैंने यातायात टीआई से बात की, तो इस दिन चूँकि जुर्माना मैं ऑलरेडी भर चुका था, तो एक ही के लिए 2 बार जुर्माना तो नहीं लग सकता ना। फिर टीआई यहाँ से गया गाड़ी छुड़वाया मेरा। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मेरे या तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूँ या तो ये व्यवसाय छोड़ दूँ। तो मैंने व्यवसाय छोड़ दिया, गाड़ी को मैंने बेच दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, और वो आदमी प्रूफ है आज कि मैं बिना एक पैसा लिए, उधारी आपने देखा दो किसी को इतने बड़े बड़े टेलर, 3-4 टेलर किसी को कोई बेच दिया, 2 टेलर हमारे थे, 2 किराए थे, तो बेच दिया हमने, ठीक है। और वो आया उठा लेगा, मैं चाबी दिया, पैर जो है दुर्गा मैया जितने दिन थी बहुत अच्छा रहा, आगे हमारा ख्याल रखना और जाओ, जिसके पास जाना अच्छा काम करना। तुरंत वहीं जैन चौकी के सामने खड़ी थी, वहीं से मैंने हैंड ओवर कर दिया, किसी से भी नहीं पूछा, परिवार वालों से भी नहीं बताया। और वहाँ से लौट के आया तो घर वालों से बताया कि आज मैंने गाड़ी बेच दिया। सब लोग आज मुँह फाड़ लिए, क्या हो गया? क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ गया, सो बैठ गया, मैंने बेच दिया। और इसलिए बेच दिया क्योंकि उस सिपाही ने भी गाड़ी खड़ी करा ली, और मैंने फ़ोन किया तो बात नहीं माना, जबकि मैं जायज़ था। तो मैंने कहा ये ऐसी समस्याएं रोज़ आती रहेंगी हमारे खिलाफ, तो मैं या तो राजनीति छोड़ दूं, क्योंकि इस तरीके के मैं गिड़गिड़ा के राजनीति कर नहीं सकता। तो मैंने अपने टेलर बेच दिए, और ठेकेदारी भी उससे पहले मैंने बंद कर दी। हुआ यूँ कि एक बार जो अनुराग चौधरी जी थे कलेक्टर, हाँ, उससे पहले भी 2 साल पहले एक बात बता रहा हूँ, उससे पहले भी एक कलेक्टर से मेरा विवाद हो गया था, और उन्होंने मुझे ऐसे ही कुछ मेरे व्यवसाय का कोई धमकी दे दिया था। तो मैंने क्या किया कि सारा काम जो उस समय मेरे पास था, काम थे मेरे पास, अच्छे काम थे, और उस समय मेरे पास जब मैंने ठेकेदारी बंद की तो कम से कम 1 करोड़ रुपए के काम थे, और अच्छे रेट पे काम थे। मैंने आपको बताऊँ जितने दिन ठेकेदारी की तो कभी बिलो रेट में काम नहीं किया, मतलब हमेशा 1% 2% एबव में मैंने काम किया, क्योंकि मजदूरों के पैसे आपको काटने ना पड़े। हाँ, किसी का मतलब कोई नहीं। हाँ, तो जो काम भाई इंजीनियर ने कोई बेईमानी की होगी तो वो कराया होगा मैंने, लेकिन मैंने जो काम, जो इंजीनियर मुझे जैसा बताया मैंने किया, ठीक है। और सारे कामों का एनओसी लेकर के फिर मैंने काम ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन ख़त्म करा दिया, ठीक है। जबकि अच्छी ठेकेदारी चल रही थी मेरी, और मैं करते हुए भी राजनीति कर सकता था, लेकिन मेरी राजनीति करने की जो स्टाइल है उसके लिए मैंने ठेकेदारी बंद कर दी। अच्छी खासी ठेकेदारी चल रही थी। आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत घर बना सका, ये किसे तो सब उसी की देन है। फिर उसके बाद से देखिए आप, अधूरा पड़ा हुआ है मेरा घर। आज 6-7 साल से घर बन रहा है मेरा, घर में हमारे पानी आ जाता है। वो वीडियो आप चल दिखाइएगा, लोग अगर चाहेंगे तो हम भेज देंगे आपको, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो मैं ये कह रहा था कि इस चीज़ों की ये सारी कुर्बानी हमने दी। काहे संघर्ष कर रहे हैं? लोग जो कमा रहे हैं कमाने दीजिए, आप भी कमाइए, जो जिस तरह से चल रहा है चलने दीजिए। देखिए, मेरा राजनीति कोई मजबूरी नहीं है, ना तो मेरे पिताजी कोई बड़े नेता थे, मंत्री मुख्यमंत्री थे कि मुझे विरासत को बचाना ज़रूरी है, कि मैं सांसद विधायक नहीं बनूंगा तो मेरी विरासत डूब जाएगी। ये चिंता उन लोगों को होती है जो पैतृक पाए रहते हैं, ठीक है, मतलब कि उत्तराधिकार के रूप में राजनीति पाते हैं। दूसरी बात, मेरा कोई ऐसा व्यवसाय नहीं। आपने देखा 2 व्यवसाय चल रहे थे, मैंने बंद कर दिया, और सीधे बंद कर दिया, कोई लाग लपेट नहीं, मेरे दिमाग में आया मैंने बंद कर दिया, ठीक है। क्लियर कट था मेरा, और कारण यह था कि मुझे राजनीति करनी थी, ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। कारण यह था कि मेरा बचपन से रुचि थी राजनीति में। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो भी मैं राजनीति में था, और यकीन नहीं मानेंगे आप, लोग हंसी, शायद संभवतः हो सकता है इसको मजाक समझे, कि मैं जब टीआरएस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की है, क्या की है, थोड़ा इसके बारे में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, और मैं टीआरएस कॉलेज रीवा से ग्रेजुएशन किया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ वहाँ से। और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, और अच्छी परफॉर्मेंस में था। दिल्ली में रहकर राजनीति का है नहीं, क्या सिंगरौली में आके हाँ, जेल जाने के लिए, और बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं। 40 धाराएं लगवा नहीं, पहले ये प्लानिंग थी मेरी, मैं लॉ करके मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, जबकि मैं हिंदी मीडियम में था तो भी मेरा एडमिशन हो गया था। तो मेरा एडमिशन हो गया था, मैं कुछ दिनों तक, जो अलका लांबा जी वगैरह है ना, ये मेरी सीनियर थी कुछ दिनों, मतलब उसमें, तो मेरा एडमिशन हो गया था। ये था कि अब मैं यहाँ करके सुप्रीम कोर्ट में लॉ करूँगा और वहाँ से मैं पॉलिटिक्स करूँगा। लेकिन जब 2008 में मेरा ज़िला अलग हुआ और यहाँ की जब समस्याएं मैंने देखना शुरू किया, तो धीरे धीरे, चूँकि ये मेरी मातृभूमि है, मेरे को आकर्षण सिंगरौली ऐसा लग रहा, जैसे मैंने बताया ना कि मेरे जेल में जैसे कोई खींच रहा हो मुझे, ऐसे ही ऐसा लग रहा था कि दिल्ली से सिंगरौली कोई खींच रहा है मुझे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, बार बार मेरी अंतरात्मा कह रही थी नहीं मुझे सिंगरौली जाना चाहिए, मुझे सिंगरौली जाना चाहिए। और मैं फिर इसके बाद दिल्ली में रहना चाह रहा था, मैं दिल्ली में रहना चाह रहा था, समझ रहे हैं ना, लेकिन मेरी अंतरात्मा और मेरा मन सिंगरौली की ओर भाग रहा था, ठीक। तो और आप समझिए कि इस उधर गुण से मैं एक नौकरी ज्वाइन कर लिया। मैं एक मैगजीन में
होता क्या कि जब आप जैसे मेंस वगैरह दिए रहते हैं यूपीएससी का, या कोई सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ रहती है, तो उसमें एडिटोरियल लिखने के लिए कुछ मैगजीन आपको हायर कर लेते हैं। तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, ठीक है, एक मैगजीन में, आउटलुक मैगजीन है और प्रतिष्ठित मैगजीन थी आउटलुक, तो उसमें मिल गई। तो मैं एक कुछ दिनों तक उसमें आया गया। मुझे लगा कि ठीक है, मेरा मतलब पत्रकारिता में भी मेरी रुचि थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें रुचि थी पॉलिटिक्स में। तो मुझे लगा कि यार मैं गया, लेकिन जब 4-6 दिन में गया, 10 दिन, लगभग एक हफ्ते 10 दिन में गया, ऑफिस गया। ऑफिस था नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और मैं रहता था मुखर्जी नगर में। तो मुखर्जी नगर में वैन आती थी, बहुत लोगों को लेने आती थी, कैब आती थी वहाँ से। तो जब कैब आती थी तो वो सुबह 6 बजे आ जाती थी, और मुझे उठना पड़ता था उसके लिए तैयार। मुझे सुबह तैयार होने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, तो 4 बजे उठना पड़ता था। अच्छा, मैं 5 बजे 6 बजे कैब में बैठ जाता था, 6 साढ़े 6 बजे के लगभग, और लंच वंच की व्यवस्था वहाँ रहती थी, ब्रेकफास्ट लंच सब रहता था, तो उसकी दिक्कत नहीं थी अपने को। ऑफिस बढ़िया मिली थी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर मिला था, लाइब्रेरी मिली थी, सारी चीज़ें मिली थी, सुविधा थी उस समय। मतलब ये 2007-8 की 8-9 की बात है। उस समय मुझे लगभग मान लीजिए कि 15-16 हज़ार सैलरी मिली थी, और 1-1.5 बार सीधे वो डबल हो जानी थी। जैसे हमारा काम परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ता तो सीधे डबल हो जानी थी, एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था मेरे। तो मैंने ये कहा कि फिर ये क्या, जब 8-10 दिन में गया तो काम तो वहाँ किया, और 1-2 में एडिटोरियल भी लिखा। तो मेरे जो बॉस थे उसमें जॉइंट एडिटर है ऐसा कुछ करके नाम दिया था मैंने। जो बॉस थे हमारे, तो उन्होंने पसंद भी किया, लेकिन उन्होंने कहा अभी तुम थोड़ा और सुधारने की ज़रूरत थी। कोई मैगजीन में छपा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी सुधारने की जरूरत। टैक्टिस बताया उन्होंने, बोला कि जो तुमने अभी तक लिखा वो अलग बात है, अब जो लिखोगे वो अलग चीज़ है। तो अब मतलब मैगजीन में क्या चाहिए ये उन्होंने हमको बताया, ट्रेनिंग दिया। मैं ये उस ओर प्रयास कर ही रहा था, लेकिन मैंने ये देखा कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे लगभग ऑफिस में पहुंच जाता था, 8 साढ़े 8 बजे। उससे लेकर के रात में मतलब फिर वही 5-6 बजे तक छूटता था वहाँ। 2 घंटे कैब में बीत जाता था। 8 साढ़े 8 9 बजे हम कहाँ पहुँचते थे, अपने रूम पे पहुँचते थे। यानी पूरा दिन जो है ऑफिस में, फिर ऑफिस से रूम, सूरज देखने को मैं तरस गया। तो मुझे ये लगा कि ये मेरी ज़िंदगी तो पूरी अंधेरे में बीत जाएगी, तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरा मन उचट गया वहाँ से, और मैंने ऑफिस से बंक मार दिया। 1-2 दिन मैं ऑफिस नहीं गया, कोई बहाना बना करके। और फिर मैं राजनीति की ओर थोड़ा सा देखना शुरू किया, लोगों से बैठना शुरू किया। उन्होंने, बहुत से लोगों ने चर्चा की, भाई ठीक है ला अपना कंप्लीट कर लो यहाँ पे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करो, यहाँ से पॉलिटिक्स करना दिल्ली से। मुझे भी ये बात जची, और मैं यही चाह रहा था। लेकिन अच्छा, मेरी कांग्रेस में रुचि थी शुरू से, और खासकर राहुल गांधी जी के जो एक आकर्षण उन्होंने चलाया था ना, कि इलेक्शन, इंटरनल पॉलिटिक्स में जो इलेक्शन से लोग जाते थे, यानी चुन करके जो युवा नेता बने। इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस में इलेक्शन चल रहा है, ये प्रोसेस उस समय उन्होंने शुरू किया था। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम, मेरे ख्याल से पंजाब या हरियाणा से शुरू किया था। ये चीज़ भी मुझे आकर्षित की थी कांग्रेस की। तो मुझे लगा कि अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करता था तो एडिटोरियल में पढ़ता था, पेपर पढ़ने का अच्छा शौक था। तो ये सारी मतलब मुझे ये चीज़ें ने आकर्षण किया। तो जब मैं वहाँ पे घूमना किया, तो मैंने ये तय कर लिया कि मैं अब सुप्रीम कोर्ट में वकालत करूँगा और यहाँ पे राजनीति करूँगा। लेकिन जब मैं रात में सोता था, आपको बता रहा हूँ, तो पता नहीं कौन सी एक ऐसी अजीब सी शक्ति मुझे यहाँ खींचती थी, यहाँ सिंगरौली के लिए। ये लगता था कि यार मेरे लोग, जबकि मैं आपको बता दूँ कि हम चितरंगी के रहने वाले हैं। चितरंगी का ज़्यादा कंटेक्ट कितना कहाँ से था, सीधी से, ठीक है। और सब लोग पहले सीधी ही पढ़ाई लिखाई होती थी, यहाँ के लोग भी सीधी जाते थे, तो सीधी ही ज़्यादा था। तो वहाँ से फिर रीवा में चला गया, फिर रीवा से दिल्ली चला गया, ठीक है। इधर सिंगरौली में आना जाना कम था, लेकिन फिर भी जब ये जिला बनने की बात आई, और यहाँ की जब ये ढेर सारे पावर प्लांट उठने लगे, तो मैं वहाँ सुनता था, पेपरों में पढ़ता था यहाँ के बारे में, चूँकि इंटरनेशनल मामला हो गया था सब, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर इसकी न्यूज़ें चलती थी। तो और लोगों की चर्चाएं भी होती थी, जो यहाँ के लोग थे तो चर्चे में आती थी। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ से आकर्षण आता था कि यार नहीं, राजनीति करनी है तो अगर तुम्हें करनी है तो तुम्हें क्षेत्र में जाना चाहिए, सिंगरौली जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर एक बार मैं वहाँ से घर आ गया वापस, बिना छुट्टी लिए, बंक मारा था। तो मैं फिर एक दिन उनसे बॉस का फ़ोन आया, मतलब वहाँ से फ़ोन आया ऑफिस से कि क्या है, आप क्यों हैं। तो मैंने बताया कि मैं एक इमरजेंसी आ गई मेरे गाँव में, और मैं जो है तो घर जा रहा हूँ और घर से वापस आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं चला आया। जब चला आया तो 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैं गया ही नहीं, ठीक है। मैं घूमने लगा, तो जब गया नहीं तो वहाँ से फिर से फ़ोन आना शुरू हुआ कि भाई आपको क्या करना है। तो मैंने कहा कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैंने उनको मना कर दिया। जब मना कर दिया मैं, तो फिर मैं दिल्ली वापस गया, महीना 15 दिन बाद फिर वहाँ गया, फिर मैं उधड़ भूल में पड़ गया
कि क्या करूं क्या ना करूं। अब ये लगा कि भाई नौकरी भी छोड़ दिया और क्या करूं। फिर मुझे लगा कि कुछ दिनों बाद फिर वही क्लास गया। अब मेरे पास आर्थिक तंगी आ गई। पिताजी ने हमारे कहा कि अगर तुम्हें ला ही करना है तो इधर से कहीं कर लो, वहाँ लाके कौन पैसे की थोड़ी समस्या चलती थी। पिताजी क्या करते थे? टीचर थे, लेकिन उस समय उतनी सैलरी नहीं थी। और दूसरी बात, मेरी बहन की शादी करनी थी। मेरी माताजी कैंसर से एक्सपायर कर गई थी कुछ हाल के समय में, तो उनके इलाज में बहुत खर्च हो गया था पिताजी का। और फिर एक बहन थी, हमारी शादी करनी थी। गृहस्थी मेरी नई नई थी, तो पिताजी की समस्या थी। और शिक्षक थे, तो उन्होंने कहा मुझसे कि ला करनी है तो इधर कर लो, वहाँ मत करो, ऐसा करके। तो मैंने ला भी छोड़ दिया। और फिर मैंने तय किया कि मैं जो है तो सिंगरौली वापस आ जाऊँगा। तो मैं आ गया। अच्छा, जबकि वहाँ पे मैं AICC में मैंने बात भी कर ली थी, मुझे अच्छी जगह भी मिल जाती, नेताओं से कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक ठाक हो गया था, क्योंकि वहीं चक्कर लगाता था तो मिल जाते थे लोग, है ना। अब किसी के पास 10 दिन बैठोगे तो जान पहचान तो हो ही जाएगी। अब वहीं पे आप रहोगे, वहीं तो 10 बार चक्कर उठना बैठना होगा, तो एक बार तो पूछ ही देगा भाई कि तुम कौन हो, नहीं समझे। इससे काफ़ी लोगों से हमारी जान पहचान हो गई, बहुत से आज भी बहुत से अच्छे मित्र हैं हमारे। तो इस तरीके से हमारा मतलब वहाँ AICC की सेटिंग धीरे धीरे हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आ गया। और जब सिंगरौली आया और 10-15 दिन घूमा घामा, यहाँ ये कंपनी वो कंपनी देखा और लोगों की समस्या देखा, कहीं मजदूरों को। अब उस समय आप एक पहला आंदोलन में बताऊँ कि हिंडाल्को का था। उस समय स्वर्गीय कौशलेंद्र पाठक जी थे। वहाँ पे एक कोई कंपनी थी रोहन बिल्डर्स की नाम की, उसने जो है तो घर खाली कराने के लिए लोगों को, महिलाओं को वो कर दिया, महिलाओं के पेट पर लात मार दिया था। उसमें से एक प्रेग्नेंट महिला थी और उसको बहुत तकलीफ हो गई थी। और उसका एक महिला थी जिसमें उसका ऑपरेशन हुआ था, सिजेरियन हुआ था, उसके पेट का टाँका खुल गया था। इस तरीके की दिक्कतें आ गई थी। और वहाँ फिर मैं गया था। मुझे एक घिनहा गाँव यहाँ, जो कि अब उसका नाम बदल गया, आज़ादपुर हो गया है। वहाँ की एक पुराने कांग्रेसी हैं, अरे उनके घर में भी मैं रहा हूँ, बहुत अच्छे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उनके घर भैया हम कहते थे, तो उनके माध्यम से हमको जानकारी हुई ऐसे बात में। तो हम पहली बार FIR कब हुई आपके ऊपर? मैं ये घटना आपको बता दूं। तो मैं वहाँ गया, फिर मैं वहाँ गया तो मैं देखा, लेकिन मैं बिल्कुल नया नया था और पहली किसी किसी पब्लिक प्रॉब्लम्स के लिए पहला फेसिंग थी मेरी, ये कह लीजिए। तो मैं वहाँ से फिर देवसर गया, ठीक है, बाइक थी मेरे पास, बाइक से देवसर गया और स्वर्गीय श्री कौशलेंद्र पाठक जी के पास बैठा। और उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था और राजनीतिक गुरु एक तरीके से थे मेरे वो। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात बताया कि अंकल जी ऐसी ऐसी बात है। वो भी मेरे साथ शामिल हो गए और अपनी गाड़ी में, मेरी बाइक वहीं खड़ी कराया, अपनी कार थी उनके पास 800, और कार में हम लोग यहाँ आए, मझगवां आए, जो हिंडाल्को के उत्तर साइड में मझगवां आए। फिर उन लोगों महिलाओं से मिले, उनके घर वालों से मिले। फिर वहाँ पे हम लोगों ने वहीं में भिड़ गया, तो उधर सब भूल गया, दिल्ली बम्बई, समझ रहे हैं ना, तो उधर भूल गया। तो जब उसमें अड़ गए, फिर उन्होंने इस्तिगासा कायम कर दिया। वकील थे, अच्छे लायक थे, उन्होंने इस्तिगासा कायम कर दिया। और इधर मैंने जो वर्कर्स थे उनके उसमें लेबर कोर्ट में लगवा दिया। बाद में फिर वो लोग क्या है कि काफ़ी परेशान हुए। फिर पब्लिक, अब यहाँ जानते हैं कि जो लोग, वही लोग, जो जनता होती है ना, वो उसी को सल्टा लेते हैं लोग। फिर वो लोग भी किसी तरीके से उनको जो है तो मोल्ड कर लिए अपनी ओर, वहाँ की जो पब्लिक थी। जब मोल्ड कर लिए तो फिर हम लोग क्या कर सकते थे। तो फिर वहीं से बात ख़त्म हो गई और केस भी मेरे ख्याल से बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर मेरे ख्याल से वो लोग जो फरियादी थे केस वापस ले लिए कि क्या हुआ पता नहीं। अब वो दुर्भाग्य से वो अंकल जी हैं भी नहीं। तो वो हमारी शुरुआती लड़ाई थी। फिर धीरे धीरे जो है तो वहाँ से फिर मेरे को रुचि आने लगी, तो मैं बाकी चीज़ें भूल ही गया। इवन कि मेरे घर से ना, मेरे पिताजी का बहुत प्रेशर था। ये था कि ठीक है, UPSC में तुम्हारा नहीं हुआ तो MPPC में कर लो। जबकि मेरा एक अटेम्प्ट भी बचा था, अगर चाहता तो मैं एक अटेम्प्ट और दे सकता था। UPSC में 4 अटेम्प्ट होते हैं, एक अटेम्प्ट मेरा बचा हुआ था, तो भी मैं छोड़ दिया। पिताजी मेरे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने बल्कि मेरे को घर से निकाल दिया। सच्चाई है। कलेक्टर बनते बनते हाँ, अपराधी बन गए। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि उस समय लोग ये कहते थे मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो फिर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उसी समय तो कुछ दिनों बाद मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, मतलब कांग्रेस में आना जाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक बड़ी नाराज़गी का कारण था। वो लोग कह रहे थे, एक तो पहले बात तो तुम कलेक्टर बनते बनते ये नहीं नेता बन गए, और राजनीति कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा राजनीति करे, सब कुछ कर ले, क्या कहते हैं, चपरासी बन जाए, लेकिन कोई नेता नहीं बनने देना चाहता। तो मेरे पिताजी की भी सोच लगभग यही रही होगी। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, मतलब ये समझ लिए थे कि लड़का या तो पागल हो गया है, या तो कह लीजिए कि ये कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा घर से हमको दिक्कत आने लगी। पिताजी एक दिन गुस्से में आए, बोले तुम हमारे घर से निकल जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। दिन में तो मैंने निकला, रात में उनकी बाइक लेकर के निकल लिया है। चलाया सिंगरौली आके, 50 रुपये लेके आया था, बाइक में पेट्रोल भराए थे, वो बाइक अपनी फुल करा के रखते थे।
तो नई नई बाइक खरीदे तो मैं लेके भाग आया। तो इस तरीके से मैं सिंगरौली पहुंच गया। फिर आया यहाँ, तो ये अवधूत राम विश्वविद्यालय है ना, यहाँ पढ़ाना शुरू किया। 3500 रुपये उस समय मिलता था, लेकिन मेरी शर्त थी कि मैं केवल भाई खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए। तो वहीं NCL का एक क्वार्टर मिल गया मुझे, किसी का था, तो उसमें रहने का उन्होंने ठिकाना दे दिया और अवधूत राम विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। 3500 रुपये वो लोग देते थे और फिर 3500 में सिंगल था तो काम मेरा चल जाता था। बाइक थी, फिर कुछ दिनों बाद बाइक भी वापस चली गई, पापा जी वापस ले ली अपनी बाइक। लेकिन फिर मैं जो है तो ऐसे काम चलाता रहा। फिर हो गया धीरे धीरे कोई व्यक्ति मिला, उसके साथ ठेकेदारी शुरू कर दिए, फिर कुछ आगे बढ़े, फिर ऐसे करते करते लोकसभा अध्यक्ष बन गए। फिर माता रानी की कृपा बनती चली गई और आप लोगों के सामने हूँ मैं। पहली बार FIR कब हुई आपके ऊपर? पहली बार FIR मेरे ख्याल से, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है मामला क्या था लगभग, कुछ है? अच्छा, पहली बार कलेक्ट्रेट में कोई ऐसा आंदोलन था, किसी एक तहसीलदार से मेरा विवाद हो गया था कलेक्ट्रेट में, या उससे पहले भी था। देखिए, विवादों से मेरा लगातार नाता रहा है। कारण ये है कि जनता के लिए मैं लड़ता था। प्रशासन को ये लगता है कि मैक्सिमम जो लोग प्रशासन से बात करने जाते थे, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो या तो SP हो, सब जी हजूरी करने जाते, जी सर, जी सर, यस सर, यस सर। मैं इस मोड में कभी बात नहीं किया इन लोगों से। मैं अगर सही, मुझे समझ में आ गया कि फलाना व्यक्ति सही है, इसके साथ अन्याय हो रहा था, तो मैं हमेशा जो है तो डोमिनेट मूड में रहता था और मैं हमेशा अग्रेसिव हो जाता था कि करोगे तो ठीक है, नहीं, मैं अग्रेसिव हो जाता था। तो उससे कई बार विवाद हो गए। अब शुरुआत, अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, ये अभी जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं ना, तो इस पे तो दोबारा के हैं। पहली बार जो मुकदमे हमारे ऊपर कायम थे तो हमारी सरकार आई थी, तो वही फ़ायदा हुआ था कि 14-15 मुकदमे उस समय भी थे हमारे पास। तो उस समय ये मुकदमे वापस ले लिए गए थे। आपको याद होगा, एक आदेश जारी किया था कमलनाथ जी ने कि जो कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक मुकदमे कायम है उसको वापस लिया जाता है। तो हमने यही फ़ायदा किया था कि गृह मंत्रालय को करके सब मुकदमे कुछ वापस चले गए थे हमारे। तो ये दोबारा मुकदमे हैं। अगर वो पहले वाले भी होते तो अब आज की डेट में मेरे पास कम से कम 36, 37, 40 मुकदमे होते। क्या मतलब अर्धशतक तक लगाना है क्या आपको? अभी आप फिर आंदोलन करने वाले हैं? अब देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को जो अच्छा लगता है वो करती है। मुझे जो अच्छा, तो आपको, आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे थे, आपको तो पता है कि हम रोड जाम करेंगे या फिर ये करेंगे तो हमको जेल होगा। निश्चित रूप से। तो फिर अब मैं जानबूझ के करता हूँ। और देखिए, ये आप किताबें देख रहे हैं ना, ये सारी किताबें लॉ की रखी हुई हैं। मैं लायर नहीं हूँ, मैंने बताया तो मैंने लॉ छोड़ दिया आधे में, लेकिन एक सेमेस्टर भी पूरा नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन मैं किताबें पढ़ता हूँ, बीच बीच में कानून पढ़ता हूँ, जब जैसे कोई मामला आया तो पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे जानकारी है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो मैं करता हूँ उससे पहले मैं सारी जानकारी ले लेता हूँ कि क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हैं ना, तो मुझे क्लियर रहता है। एक सवाल और है आपसे कि अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सराई में आए थे और उन्होंने भरे सभा में घोषणा किया है कि 4 लेन सड़क हम बनवाएंगे। जब 4 लेन सड़क बनने की घोषणा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, तो फिर क्यों आंदोलन करना उसके लिए? आप ये बताइए, बाईपास की घोषणा कब से है? सिंगरौली में बाईपास मुझे लगता है 3 पंचवर्षीय हो गए, 3 पंचवर्षीय से भी ऊपर हो गया। परसौना से लेकर के और वहाँ तक बिननगर तक बाईपास बनना है। आज तक क्या हुआ उस बाईपास का? कहीं दिख रही है आपको? कहीं दिख रही हो तो बताइए। 3-4 बार तो पेपरों में मैंने ये देख लिया कि DPR बन गया है, ठीक है। दूसरा, आप सीधी सिंगरौली रोड जो नेशनल हाईवे है उसकी हालत आप देख लीजिए, कितने सालों से बन रही है? 16-17 सालों से बन रही है, ठीक है। अब फिर 4 लेन की घोषणा, इससे पहले भी मैंने सुना था कि 4 लेन हो गई है। आज 4-5 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि 4 लेन की घोषणा हो गई है, 4 लेन बनने वाली है। एक पेपरों में भी 5 महीने 6 महीने पहले मैंने ये सुना था, एक पेपर में निकला हुआ था, कहीं न्यूज़ निकली थी कि जो है तो 4 लेन, रामनिवास शाह ने 4 लेन करवा दिया, ठीक है। और एक आश्चर्य की बात ये भी बात बता रहा हूँ, आप एक मजे की बात आपको बता रहा हूँ, इसमें संभवतः आप भी मजा लेंगे, हंसेंगे और सिंगरौली की जनता भी हंसेगी। ये चुटकुला समझिए इसको। जिस दिन परसौना में एक पाल जी का एक्सीडेंट हुआ था ना, अन्यलाल पाल जी का, उस दिन जब मैंने रोड की बात की, आपको याद होगा एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि विधायक से मेरा काफी हद तक बातचीत होगी। विधायक जी ने इतना फुर्तीलापन दिखाया कि जो MPRDC का कोई कर्मचारी को उन्होंने बुला दिया और वो जो है तो इसका जो 4 लेन का ऑर्डर लेकर के आ गया मेरे पास, समझ रहे हैं ना। तो और आप सोचिए, वो पहले ऑर्डर दिखा दे रहे हैं, अब मुख्यमंत्री घोषणा सराई में कर रहा है, उसके कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद, कम से कम 10-15 दिन बाद मुख्यमंत्री घोषणा कर रहा है सराई में, समझ रहे हैं। तो
अब किस बात को आप सही मानोगे, विधायक को सही मानोगे कि मुख्यमंत्री को मानोगे? कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ, और यही भर नहीं, 75% रोजगार इन्हीं लोगों ने कहा था देने के लिए ना। माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री साहब जो थे, जब मुख्यमंत्री थे 20 साल मुख्यमंत्री रहे, 2008 में उन्होंने कहा था, 2008 में जब जिला बना तब उन्होंने कहा था कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे और जो है 75% रोजगार देंगे। कितने लोगों को? आज मेरे पास डाटा है, मैं बिना डाटा बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता। मेरे पास प्रूफ है, एक कंपनी का डाटा हमने निकाला, उसमें मात्र 30% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है, और वो कंपनी दावा कर रही है कि हमने 75% 80% रोजगार दिया है। ठीक है, और यही नहीं, उसमें आप देखेंगे तो जो 30% भी मिला है उसमें 98% केवल ड्राइवर रखे गए हैं। बाकी जो हेल्पर हैं, सुपरवाइजर हैं, जो अच्छे पद हैं, वो सब बाहर के लोग हैं। आप समझिए, मतलब 2% लोगों को यहाँ हेल्पर और सुपरवाइजर में दिया गया है, बाकी सब बाहर के लोग हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो सिंगरौली की धरती हमारी, हवा पानी हमारा, सब कुछ हमारा, गंदगी हम सह रहे हैं, पोल्यूशन हम सह रहे हैं, और जो अच्छे पद हैं, क्रीम कोई और खा रहा है, तो इनके बात पर क्या कोई भरोसा कर सकता है? आप बताइए। जब तक रोड बनना नहीं शुरू हो जाएगी तो क्या हम विश्वास कर सकते हैं? और फिर सवाल 4 लेन का नहीं है, सवाल है रिंग रोड का भी। रिंग रोड क्यों नहीं बननी चाहिए? रीवा में यहाँ के पैसे से रीवा में फर्स्ट क्लास रिंग रोड बनी है कि नहीं बनी है, बताइए। और मैंने देखा, मैं रीवा में पढ़ा हूँ, मैं रीवा में हमारे जीवन का 12 से 15 साल गया है। ठीक है, पहले रोज एक्सीडेंट हुआ करता था, लेकिन जब से रिंग रोड बन गई एक्सीडेंट लगभग शून्य के बराबर हो गया है, बहुत कम एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, दो बाइक भिड़ गई, किसी बस और से बाइक भिड़, ये बात अलग है, लेकिन जो बड़े वाहन चलते थे, इंडस्ट्रियल वाहन चलते थे, उससे बहुत कम एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज रिंग रोड अगर बन जाएगी, ठीक है, कोल वाहन अलग से अपना बना लेंगे। जब कोयला, या तो रिंग रोड आप बना दो और रिंग रोड से कनेक्ट कर दो आप कोल कंपनियों को, वहाँ से आप रिंग रोड से वो सीधे फैक्ट्रियों में चली जाए, या तो उनका अलग मार्ग बना दो। ये दोनों बन जाएगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 99% जो है तो यहाँ का एक्सीडेंट रुक जाएगा, मात्र 0 के लगभग, मतलब जो 0 टॉलरेंस पे आ जाएगा एक्सीडेंट। लेकिन एक बात और बता दूं कि रिंग रोड तो केवल शहर के आसपास बन सकता है ना। सरई से जो कोल वहाँ परिवहन हो रहा है सरई की तरफ से, वहाँ तो आपको अलग रोड बनानी। भास्कर जी, आप कभी एसपी को चोर बोलते हैं, कभी मोतियाबिंद बोलते हैं, तो और कई तरह की बातें आप करते हैं, पुलिस से आपको डर नहीं लगता है क्या? इस तरह से बातें करते हैं आप तो। देखिए, मेरी व्यक्तिगत किसी से जातीय दुश्मनी नहीं है, न तो एसपी से मेरा कोई व्यक्तिगत पटिया रची हुई है, न हमारी किसी प्रॉपर्टी को उन्होंने लूटा है, ना उनकी प्रॉपर्टी को मैंने लूटा है। हम केवल जनता के मुद्दे पे बोलते हैं। जब ऐसा मुझे दिखता है कि जो काम एसपी को करना चाहिए या एसपी के गाइडेंस में पुलिस को करना चाहिए और पुलिस नहीं करती, तब हम एसपी को टारगेट करते हैं, और टारगेट हम उस लेवल में करते हैं जिस लेवल में करना चाहिए। अब आप खुद बताइए कि जब कोयला चोरी लगातार हो, उसके प्रमाण मिल रहे हैं और एसपी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, हर कोई जान रहा है कि एसपी का संरक्षण है। तो फिर जब कोयला चोरों के साथ पुलिस मिल जाए, यानी चोर सिपाही का एक खेल खेला करते थे हम लोग, तो चोर और सिपाही दोनों एक हो जाएं, तो फिर उसको सिपाही आप कैसे कह सकते हो? चोर के साथ अगर एसपी भी मिल जाए, कोयला चोर के साथ एसपी भी मिल जाए, तो उसको भी चोर कहा जाएगा। इतना तीर चलाते हैं कान से, आपकी भाषा जिस तरह से रहती है, उसको कोई सुने तो कान से खून फेंकने लगे। इतना मतलब खतरनाक बोलते हैं आप कि चोर है, मोतियाबिंद हो जाए, ये तमाम तरह की बातें करते हैं। डर नहीं लगता आपको पुलिस से? देखिए, कोई डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सही बोल रहा हूँ, और भाषा इसलिए ऐसी मजबूरी बोलनी पड़ती है कि सामान्य भाषा में कुछ इनको फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इस भाषा से ही सही कुछ तो इनके अंदर गड़े, क्योंकि इतनी मोटी चमड़ी है ना, उसके अंदर कोई बात जाती ही नहीं है। समझ रहे हैं? ये जो लेयर है यहाँ, भ्रष्टाचार का लेयर है, इतना मोटा हो चुका है कि इसके अंदर सामान्य बात जाती ही नहीं है। कोई धरना बैठ के देख ले, आप भूख हड़ताल बैठ जाओ, मर जाओगे, कोई आने झांकने नहीं आएगा आपको। समझ रहे हैं? कोई लोकतांत्रिक तरीके से, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के समय में संविधान और लोकतंत्र का तो कोई मतलब है नहीं, कोई मायने ही नहीं है। जनता का तो कोई मायने नहीं है। अगर लोकतंत्र और संविधान का मायने होता तो 60-70% कैदी निर्दोष लोग वहाँ जेल में सड़ रहे होते। पहले मानवाधिकार हुआ करते थे। होते हैं कहने वाले वे निर्दोष हैं कि वो जांच तो होनी चाहिए। एक भी बार मानवाधिकार आयोग गया वहाँ जांच करने? कोई ढंग से उसका जांच किया? उससे पूछो तो जा करके। मतलब अगला भाई, उसके परिजन अगर जा रहे हैं तो सही इन्वेस्टिगेशन कराओ ना। पहले सीआईडी जांच होती थी, वो अलग अलग प्रकार की जांचें होती थी। आज कभी आपने सुना? पहले मानवाधिकार आयोग होता था, बीस्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कमीशन वो कमीशन। मतलब सबसे मूल व्यक्ति ये होता था, वो कानून के पीछे ये होता था कि
100 जो है, भले एक दो 100 ठो दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति नहीं छूटना, मतलब एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए सही से जांच होती थी, इन्वेस्टिगेशन होता था। पुलिस, आप सिंगरौली की हमारी पुलिस, मैं पुलिस की ही बात केवल नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रशासन का हालत देखो, पटवारियों को देखो 20-20 साल से ही डटे हैं, तहसीलदार को देखो। हम तो एक अभियान छेड़े थे कि जो अधिकारी बार बार यहाँ लौट के आ रहे हैं उनको भगाया जाना चाहिए। यहाँ का विधायक जो है उसने अभियान छेड़ा है कि जो पहले से रह चुके हो, किसी कारणवश यहाँ से गए, उनको वापस लाया जाए। की बात कर रहे हैं आप रामनिवास शाह जी की देख लीजिए, एक पटवारी का अभी लेटर वायरल हुआ था, 20 साल से ऑलरेडी वो पटवारी यहाँ है, 20-25 साल से। और मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा, अगर जनता पटवारियों से कोई प्रताड़ित हुई होगी तो उसी पटवारी से जनता प्रताड़ित हो रही होगी। और आश्चर्य की बात, व्यापारी प्रताड़ित हो रहे हैं, वो सारे व्यापारी जो भाजपा को के कैडर वोटर हैं, उन्हीं, मतलब कुछ भी कर लो उनका, लेकिन भाजपा को ही वोट देते हैं, उन्हीं को पटवारी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है। और उसके लिए वापसी के लिए या उसका ट्रांसफ़र रोकने के लिए विधायक ने एक लेटर लिखा। एक तहसीलदार लौट के आई हैं, जानवी शुक्ला जी, आपने देखा होगा, तो वो अभी ये पहले यहाँ हमको लगता है 4-6 साल रह चुकी हैं, लेकिन वो किसी तरीके से यहाँ से गई थी, विधायक लोगों ने फिर से बुला लिया। और देखिए एक चीज़ और बता दूँ, ये जो बार बार अधिकारी कर्मचारी लौट के आ रहे हैं ना, उसका कारण क्या है? क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि उनका विरोध नहीं करता, सिवाय भास्कर मिश्रा के अतिरिक्त तो कोई इस तरीके से खुल के विरोध उनका करता है? बताइए। जिस दिन से करने लगेंगे लोग, जिस दिन से जनता उनका विरोध करने लगेगी, जनता को मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो चाह रहा हूँ मैं कि निर्भीक हो जाए जनता, उनका विरोध करे डट के, यही मैं जगाना चाहता हूँ। और पुलिस वाले, प्रशासन के लोग एक समझ रहे हैं कि भास्कर क्या करना चाह रहा है, और इसीलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो आपने कहा ना कि पुलिस से, प्रशासन से भय नहीं है, सीधा सीधा मुझे भय नहीं है, लेकिन ये लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र चालू करेंगे, मतलब चालू कर दिया है। और ये लोग हमारे खिलाफ, जैसे एक बार षड्यंत्र करके गाड़ी वाड़ी का मामला फंसा करके मेरे ऊपर अटैक कराया था, आज वो सब पूरा पोल खुल गई। एक टीआई है, उसकी पत्नी ने एक जो सीजर था उसको जो है तो फ़ोन करके बार बार भयवादी जोड़ करके फ़ोन करके अटैक कराया। उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी डायरेक्ट, लेकिन चूंकि मैं गलत नहीं था तो उसने अटैक कराया। फिर ऐसा कोई ना कोई लोग षड्यंत्र निकाल रहे हैं कि भास्कर मिश्रा को कहाँ से। अभी आपने देखा एक व्यक्ति ने ग्रुप में डाला था कि इसको, उस भाषा का प्रयोग मैं आपके ऑडियो में नहीं करना चाहता, इसको पता नहीं क्या करो, है ना, सब लोगों को निर्देशित कर रहा है। मैंने सोशल मीडिया में डाला भी है। ये सब क्या है? यही तो हथियार है पुलिस के, प्रशासन के ही हथियार है, यही लोग सब करेंगे। आप सोशल मीडिया में क्यों ये सब लिखते हैं? आप व्यक्तिगत जो आपके खिलाफ जो लिख रहे हैं वो आपके मित्र ही हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। नहीं, मेरे कोई मित्र नहीं है। मैं आपको बोलूं, नहीं, मैं नाम लिख बता दूं उनका। नहीं, जो राजू सिंह जो थे वो आपके मित्र ही हैं, आपके पार्टी के हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो हमारे पास ग्रुप में आया है, क्योंकि मेरे भी लोग हैं बहुत सी जगह, तो ग्रुप में आया, उसका नाम हमने सोशल मीडिया में डाला। मैं उसके खिलाफ यहाँ से लेकर डीजी तक उसको लेटर में लिख करके दूंगा भी, क्योंकि मेरे सुरक्षा का सवाल है, तो मैं उसमें लिख के दे रहा हूँ। मैं लेटर भी बना रहा हूँ, और अभी 2 दिन छुट्टी पड़ गई, नहीं तो अब तक मैं कर दिया होता। तो ये मैं कर रहा हूँ अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो षड्यंत्र रचेगी पुलिस, हो सकता है मेरे ऊपर फिर से अटैक हो, या मुझे किसी ऐसे गंभीर मामले में फंसा दिया जाए, या मेरे पारिवारिक पर हमला हो, मेरे बच्चों को का अपहरण कर लिया जाए, कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है। और ये पुलिस के संरक्षण में होगा, आप देखते रहिएगा। अब पुलिस का, अगर पुलिस और एसपी जिसके पक्ष में खड़ा रहा, जिस चोर के साथ एसपी खड़ा रह जाएगा तो स्वयं एसपी कहलाएगा ना भाई। अगर कितना बड़ा भी चोर है, उसके साथ एसपी खड़ा हो जाएगा तो वो अपने आप को एसपी ही ना मानेगा, तो वो कुछ भी कर देगा। आपका जो अगला कार्यक्रम अभी जो आप चक्का जाम करने वाले 14 सितंबर को, क्या कुछ रूपरेखा है, क्या करिएगा उसमें आप? देखिए, पहली बात तो मैं पूरी रणनीति आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं। मेरे दिमाग में रणनीति बना चुके हैं पहले? यस, मैं जेल में ही रणनीति बना लिया था। और जेल में रात भर जो मैं रहा तो सोया तो था नहीं, ठीक है, नींद तो आनी नहीं थी, तो मैं पीठ के बल लेटा था तो गड़ रहा था नीचे, चूँकि कंबल बिछाया था, फर्श पे था, और पहली बार ऐसा अनुभव देखने को मिला मुझे। तो फिर क्या हुआ कि उसको मैं पलट के, मतलब पेट के बल लेट के, और सोचता रहा, और बहुत चीज़ें मैंने सोचा, मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, मैंने सारी चीज़ बना ली, मेरे पूरी रणनीति बन गई है। और अब देखिए, पहले मैंने जो गलतियाँ की थी उसको भी मैंने सीखा है, उस गलतियों से मुझे क्या नहीं करना है, और जो पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है, ये भी सारी चीज़ें मैंने देखा। और मैंने अब जेल भी देख लिया, सबसे अच्छी बात ये है, जेल का खाना पीना चना भी देख लिया। फिर जाने का मन है? और कोई दिक्कत नहीं है, अगर जाना पड़ेगा, जनहित में जाना पड़ेगा तो जाऊँगा, चोरी चिहारी में नहीं, कोई गलत अवैधानिक काम में तो करूँगा नहीं कि जाए। जब तक पुलिस अगर फंसा दे बात, किसी मामले में षड्यंत्र से फंसा दे, तो भाई पुलिस के हाथ में सारा पावर है, प्रशासन के हाथ में सारा पावर है। वो तो बता तो रहा हूँ, वहाँ 50 से 60% लोग ऐसे पुलिस की कृपा से ही जेल में है।
तो हो सकता है हमारे पर भी ऐसी कृपा उनकी हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जनहित की लड़ाई में, जनता की लड़ाई में, और खासकर दुर्घटनाओं को लेकर के जो हमारा आंदोलन चल रहा है, उस पर जाने के लिए वो 10 दिन जेल में रखेंगे तो मैं रहूंगा। विभिन्न पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, क्या उनका सहयोग इस बार आपको मिलेगा? सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के बड़े नेता जो हैं, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोगों का उत्साह मैं देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि एक बांध है, जो उनके दिल में एक बांध था ना, बंधन था, वो कहीं न कहीं टूट गया है। हो सकता है वो हमारे पीछे आके खड़े ना हो, लेकिन कहीं न कहीं उनका सपोर्ट जरूर रहेगा। विधायक भले डर रहा हो, जो अभी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, क्योंकि देवसर विधायक के सारा काम देवसर विधानसभा में होगा, और सब लोग कहते हैं कि देवसर विधायक का पूरा काम अडानी में ही चल रहा है, उसके लड़कों का, बच्चों का, और वो एक सूत्री काम केवल माल कमाना है उसका। इस समय इस पंचवर्षीय में उसने तय कर लिया लक्ष्य, पंचवर्षीय योजना है उसका, पैसा कमाना। तो इस पंचवर्षीय योजना जो उसकी है, उसको में वो लगा हुआ है, तो वो तो उससे तो अपेक्षा नहीं की जा सकती जो देवसर विधायक है। लेकिन सिंगरौली का विधायक संभव है कि वो मेरे बैक पीछ से मेरा सहयोग करें, और जो कई पहले पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, हो सकता है कि वर्तमान सांसद ना करे, क्योंकि उनका भी भाई जुड़ाव होगा, और मोदी जी उनको चपा देंगे अगर करेंगे तो, अडानी को डिस्टर्ब करेंगे अगर, तो मोदी जी उनको उनका गला दबा देंगे। तो गला दबाने का मीन्स हत्या नहीं कर देंगे, राजनीतिक गला की बात कर रहा हूँ। तो ये बातें हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक है उनके चेहरे से जब मुलाकात भी होती है, तो 95% जो संगठन के लोग हैं, आम कार्यकर्ता है, वो इस समर्थन में है कि भास्कर मिश्रा सही काम कर रहा है, और जहाँ से जैसे बन पड़ रहा है वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तरीके से, और बहुजन समाज पार्टी के भी सारे। आपके पार्टी से किन किन नेताओं का? हमारे पार्टी से सारे लोग गए थे। उस दिन बताया है कि थोड़ा सा समय का उन लोगों ने, मतलब समय मैंने मैच नहीं कर पाए, बाकी सारे नेता उस दिन आए थे हमारे। क्या इतनी जल्दबाजी काहे की थी? आप 8 बजे पहुंच गए वहाँ सवेरे, कोई सो के नहीं उठा था, कोई क्या लोग ऐसा मतलब बोले थे वहाँ पे जब हम गए थे? तो फिर एक सवाल का, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। आप बताइए, आपको भोपाल जाना है, सुबह 7 बजे बरगवा में आपकी ट्रेन है, तो आपको बरगवा कितने बजे पहुँचना है? 6:30 तक। 6:30 पौने 7 तो पहुँच जाना है ना। और अगर आप मान लीजिए कि 8:30 बजे पहुँचे, या 8 बजे पहुँचे, या 12 बजे पहुँचे, तो क्या होगा आपको? ट्रेन मिस हो जाएगी। ट्रेन मिस हो गई, ट्रेन छूट जाएगी, अब आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। सेम इसी तरीके से था। अगर हमारा टारगेट 8 बजे से गाड़ियाँ, क्योंकि मेरा टारगेट क्या था, लोगों ने कह दिया कि जल्दबाजी किया भास्कर मिश्रा ने, और जल्दी पहुंच गए, उत्साह दिखाए, ये वो बहुत कुछ कहना। भाई कहने का मुंह तो नहीं पकड़ सकते किसके, लेकिन आप बताइए मेरा लक्ष्य क्या था, हम लोगों का लक्ष्य क्या था? हम लोगों का लक्ष्य था कोल वाहन रोकने का, पब्लिक वाहन रोकने का नहीं, कोल वाहन रोकने का। तो आप बताइए, कोयला का वाहन जो है निकल जाते सारे सुबह सुबह, चूँकि रात में आते सुबह निकल जाते, तो हम किसको रोकते? अब वैसे भी आपको बता रहा हूँ, उस दिन मीडिया की नज़र में है कि नहीं है, मैं अपने फेसबुक में लाइव में मैंने बोला है एक दिन कि उस दिन 150 गाड़ियाँ, 150 से 200 गाड़ियाँ, राम गोपाल जी प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके, और वहाँ अगर CCTV कैमरा कोटार से लेके यहाँ तक लगा होगा तो कोई भी देख सकता है। 150 से 200 गाड़ियाँ पुलिस ने ज़बरदस्ती निकलवा दी, एक साथ निकलवा दिया। जबकि आप सब पूरी सिंगरौली जानती है, आप भी जानते हैं कि कुछ समय पहले ही कलेक्टर महोदय सिंगरौली का एक आदेश निकला है कि जो गढ़ा खान से जो वहाँ कन्वई सेंटर है गडरिया, वहाँ तक 10-10 के ग्रुप में गाड़ियाँ चलेंगी, उसके पीछे मतलब कन्वय सिस्टम, एक गाड़ी आगे रहेगी, उनके पीछे रहेगी, बाकी 10 बड़ी गाड़ियाँ, 10 बड़ी गाड़ियाँ रहेंगी, इस तरीके से। लेकिन एक साथ पुलिस वालों ने निकलवा दिया, इसलिए कि ताकि गाड़ी चक्का जाम न किया जा सके, उनको रोका ना जा सके। ठीक है, तो कुल मिला के अडानी के, वही मैं बताया ना, अब इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं पुलिस जो है, या तो कोई न कोई उपकार अडानी से उपकृत हुई है। पुलिस को अच्छी खासी रकम ऐसा लगता है कि दिया गया है, तभी तो ये कर रही है, ट्रैफिक का काम कर रही है। टीआई वो जो चौकी प्रभारी है, ट्रैफिक सिपाही का काम कर रहे थे उस समय, कैसे? तो ये आंदोलन, तो आप ये समझिए, ये कलेक्टर के कानून का आदेश का खुला उल्लंघन था कि नहीं था ना। कन्वई कलेक्टर ने आदेश दिया है कि कन्वई माध्यम से, कन्वई सिस्टम से ही गाड़ियाँ चलेंगी, और उसने डायरेक्ट पुलिस ने वहाँ से निकलवा दिया। तो ये खुला उल्लंघन था कि नहीं था? तो जो वहाँ के जिम्मेवार लोग हैं उन पर क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? अब आप एक सवाल, और आपके सवाल का जवाब मिल गया। जो आप कहते हैं कि एसपी को आप चोर कह देते हैं, उसके आंख में मोतियाबिंद क्यों है, क्या एसपी को ये नहीं दिखा होगा कि खुलेआम उसकी ही पुलिस एसपी कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करा रही है?
दिखा होगा ना, लेकिन फिर भी एसपी ने कोई कार्रवाई की। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ एसपी की आंख में मोतियाबिंद हमको लगता है हो गया है इस मामले में। कुछ मामलों में हो जाता है, मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके जो एज है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस का सुपरिंटेंडेंट के रूप में उसके जो कानूनी आंख है उसमें मोतियाबिंद है। मैं सिंगरौली की जनता को और विशेषकर युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप तभी ये जो सिंगरौली की सारी समस्याएं हैं, चाहे वो दुर्घटना की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे पॉल्यूशन की समस्या हो, चाहे विस्थापन में जो हमारे ज़मीनें लूटी जा रही हैं, ये सारी समस्याएं तभी खत्म होगी जब आप अपने अंदर से जेल और जो पुलिस का भय, कानून का भय निकाल देंगे। गलत कामों के लिए आपको कानून का भय होना चाहिए अगर आप गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों के लिए आपको डरना छोड़ना पड़ेगा, आप निर्भीक होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 14 सितंबर का जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं, आप सबसे मेरा आग्रह है इसमें बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लीजिए। आप ये मत देखिए कि कौन कर रहा है और कौन सा संगठन कर रहा है, आप ये देखिए कि किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। और आप जैसे क्या है कि हम लोग 7 लोग जेल गए, अगर आप सारे लोग निकल जाओ, हर जैसे हम 4 जगह पे परसौना में, खनुआ नया टोला में, खनुआ तिराहा पे और रजमिरान में और कसर में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर हर जगह पे एक जगह पे 4 से 5 हज़ार पब्लिक आ जाए तो कितनी हो जाएगी? कम से कम 20,000 लोग। अब 20,000 लोगों को अगर जेल में डालना होगा तो इनको कम से कम 25 जेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 600 की स्ट्रेंथ है, समझ रहे ना। तो कम से कम 20-22 जेल बनानी पड़ेगी और वो बना नहीं पाएंगे ये लोग। दूसरी बात, जो सिंगरौली की फोर्स है लगभग 1,000 के आसपास है, पूरी फोर्स सिंगरौली की 800 से 1,000 है, तो इनके पास इतनी फोर्स ही नहीं है कि 20,000 लोगों को ये अरेस्ट कर ले। तो इनको बाहर से फोर्स मंगानी पड़ेगी और मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश से फोर्स मंगाएंगे तब 20,000 लोगों को अरेस्ट कर पाएंगे। ठीक है। तीसरी बात कि ये 20,000 लोगों को अगर अरेस्ट करेंगे तो ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय सवाल बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, समझ रहे हैं ना, जिसका जवाब न तो सरकार दे पाएगी, मध्य प्रदेश सरकार, न भारत सरकार दे पाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, एक अकेला भास्कर मिश्रा कमज़ोर हो सकता है, एक अकेले भास्कर मिश्रा को पुलिस तुरंत ले जाके बेड़ सकती है, लेकिन अगर सिंगरौली पूरी खड़ी हो जाए इस मुद्दे के लिए, आंदोलन के लिए, एक दिन का आप अपना समय दे दो, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ इतिहास बदल जाएगा, सिंगरौली का इतिहास बदल जाएगा और आपका बाल बाका नहीं होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक कहावत बहमरन की सिंगरौलिया में कि गांव से बड्डे बारात नहीं हो। अगर पूरा गांव के जे आगे खड़ा हो जाए हैं तो पुलिस और प्रशासन हम ही लोगों के लिए है, जनता के बीच से ही पुलिस प्रशासन, इसी समाज से पुलिस प्रशासन निकल के आई है और पूरा प्रशासन हो या पुलिस हो या जनप्रतिनिधि हो, हमको वैसे ही मिलता है जैसा हम उसको चाहते हैं। जिस दिन हम अपना मूड ऐसा दिखा देंगे कि तुमको हमारे पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, सुन लो विधायक, सुन लो सांसद, सुन लो कलेक्टर, सुन लो एसपी, सुन लो टीआई थानेदार, उस दिन इन लोगों को हमारे साथ हमारे पक्ष में खड़ा होना होगा, मुख्यमंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी। और इसका जीता जागता उदाहरण है जो किसानों का आंदोलन था दिल्ली के बगल में, अंत में प्रधानमंत्री थक हार के उसको माफी मांगना पड़ा और किसानों को, ठीक है बात माना नहीं माना उसने, लेकिन उस समय माफी तो मांगना पड़ा ना, झुकना पड़ा प्रधानमंत्री को। तो अगर 600, 700, 1,000, 6,000 किसान मिलके प्रधानमंत्री को झुका सकते हैं तो सिंगरौली की जनता मिलके क्या अडानी को हम नहीं झुका सकते हैं? क्या कलेक्टर को और एसपी को नहीं झुका सकते हैं? जरूर झुका सकते हैं। आप लोग बस घर से बाहर निकलिए, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।